गुड इवनिंग अजहर सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलवाना नहीं क्या? चलो बाकी लोग आ रहे हैं तब तक शुरुआत करते हैं। हाँ कल के टॉपिक पे किसी को कुछ क्वेश्चन? थोड़ा एक बार उसको रिवाइज करेंगे सर। ठीक है, क्या समझ में आया आप बता दीजिए, फिर जो नहीं समझ में आया वो मैं बताता हूँ। फिर एक बार आप बताएंगे, फिर बाद में आप लोग बोलेंगे। एक बार थोड़ा समझ में आया, लेकिन फिर भी थोड़ा एक बार आपका मुंह से। नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट बताइए ना आप। ये पॉइंट नहीं समझ में आया क्योंकि पूरा टॉपिक 4 आवर्स का है। क्या है सर, कुछ कंफ्यूज कंफ्यूज, कभी सीधा लग रहा है, कभी कंफ्यूज लग रहा है, ऐसा सीधा ही है। हाँ, तो कौन से पॉइंट पे लग रहा है? वही कौन से पॉइंट पे आपको कंफ्यूज लग रहा है? 100 kg 250 वाट मोटर एंड 20 स्पीड, यही है ना फार्मूला सर? आप यस। 100 kg weight. चार्जर 100 kg weight, 250 watt motor, 20 speed. और इसको Weight. वेट 100 kg, Oh yes. इसके लिए 250 मोटर और स्पीड आएगा 220। No, 20 only. हाँ 20 स्पीड आएगा ना सर। यहाँ पे उसको एक अपन 1000 kg 60 स्पीड, इसको देखिए, ये तो 10 टाइम्स आ गया। सर एक क्वेश्चन था, ये सो जनवरी में सर आपका ये जो किट का अप्रूवल आएगा वो कौन सी बाइक के लिए आएगा? पहले स्प्लेंडर के लिए करें। अच्छा, स्प्लेंडर, पैशन, स्प्लेंडर, पैशन और हाँ, होंडा के 2-3 मॉडल, वो सेम वेट में जो रहेंगे ना, अच्छा अच्छा। वो मॉडल्स हो जाएंगे। अभी सर ये होंडा हीरो हीरो के लिए ही है ना सर? होंडा होंडा हाँ, वो स्प्लेंडर तो अब हीरो में हो गया ना सर? और स्प्लेंडर हीरो में, होंडा में? स्प्लेंडर हीरो हीरो में है हीरो सर। हीरो होंडा स्प्लेंडर। नहीं, हीरो अभी हीरो स्प्लेंडर। होंडा अलग हो गया ना? तो अलग हो गया। हाँ, तो स्प्लेंडर किसके पास है? हीरो के हीरो पास के है। पास, हीरो के पास। ठीक है। अच्छा सर, एक स्प्लेंडर 1000 किलो का 1000 हाँ किलो लोड लेने वाला मशीन के लिए हाँ हाँ 7.5 वाट किलोवाट में 60 स्पीड मिल सकता है सर? हाँ, कीजिए ना, आपने कैलकुलेशन करके क्या निकाला? वही सर, मैं करके बोल रहा हूँ। हाँ, तो 10 टाइम्स 2.5 किलोवाट और 3 टाइम्स स्पीड 7.5 किलोवाट, बराबर है। बराबर है ना सर? बस परफेक्ट। बस इतना ही सर, जवाब मिल गया बस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आए हैं। नहीं सर। गुड इवनिंग सिंधे सर। गुड इवनिंग। और किसी को कुछ क्वेश्चन? सर एक हाँ मेरा सर। ये क्वेश्चन था। कल एक सिंक्रोनस मोटर है, उसमें हाँ मैं ये पूछता हूँ कि सिंक्रोनस मोटर में 2 टाइप के वाइंडिंग्स होते हैं, और रोटर में भी और स्टेटर में भी। राइट। और सर एक मैं आखिरी में मोटर लिया था पीएमएसएम, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। सर एक तो बार उसमें अंदर जहाँ पे एक वाइंडिंग की जगह पे मैग्नेट्स आते हैं, सॉरी, रोटर पे मैग्नेट आ जाते हैं। ओके। अभी जैसे 2 जगह पे वाइंडिंग है तो एक जगह पे मैग्नेट्स लगा देंगे रोटर पे,
तो वो पीएमएसएम हो जाएगा। तो सर वो वही कंफ्यूजन था, तो फिर सिंक्रोनस और पीएमएसएम में क्या फर्क हो गया? नहीं, वो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ओके, तो सर वो पीएमएसएम बीएलडीसी हो गई ना, अगर रोटर पे मैग्नेट्स है तो बीएलडीसी और पीएमएसएम में क्या फर्क हो गया? हाँ, बेसिक कंसेप्ट वाइज सेम है, लेकिन उसका वाइंडिंग स्ट्रक्चर अलग होता है। अच्छा अच्छा, ओके सर। और सर वो उसमें पीएमएसएम में भी साइनोसॉइडल वेव जो जनरेट हो गए वो अच्छे है? हाँ, स्मूथ रहता है। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो एनिमेशन मस्त वीडियो दिया है हाँ, बीएलडीसी। बहुत सारे वीडियो है, हर पॉइंट पे हाँ। वीडियो है। एनिमेशन वाइज मस्त बढ़िया समझाया है। हाँ, मैं एक अभी बार मेन कैसा है कि मोटर बोलेंगे तो सबका इन डेप्थ स्टडी नहीं होता है ना, तो इसलिए मैंने हाँ। ओवरऑल इसमें आपको आइडिया देने के लिए ये किया, क्योंकि उसमें आप डीपली अगर मैं प्रोग्राम में जाऊंगा तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा, राइट। आउटकम नहीं आएगा तो फिर। समझना है, समझो बीएलडीसी समझना है तो बीएलडीसी को मैं डीपली कवर किया, बाकी मोटर्स का आपको खाली कंसेप्ट समझा दिया कि क्या कैसे वर्क करता है, क्योंकि उसमें काम नहीं करना है हमें, तो उसके ऊपर ज्यादा डिटेल लेंगे। क्योंकि क्या है कि जब आप समझो सभी टेक्निकल लोग बैठे हैं या फिर सब उस लेवल से समझते हैं तो फिर डिफरेंट हो जाता है। तो अभी टॉर्क का भी फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा जनरल फॉर्मूला के हिसाब से, तो सब लोग कैलकुलेशन करने में फिर डिफिकल्टी आएगा। सर एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, सर जैसे जितने भी बीएलडीसी मोटर हैं या पीएमएसएम मोटर है उसमें दोनों में हम एक जगह दो कंपोनेंट, दो मैग्नेट्स होते हैं, जिसमें एक मैग्नेट हम नेचुरल लगाते हैं और एक जगह हम आर्टिफिशियल मैग्नेट पैदा करते हैं। हाँ, टेम्पररी मैग्नेट तो पैदा करते हैं। अब मेरा ये सवाल था कि जब हम परमानेंट मैग्नेट कहीं यूज करते हैं तो जैसे आपने कहा था मैग्नेट में एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी समय के साथ साथ अपना पोटेंशियल लूज करेगी, धीरे धीरे वो कमजोर होगी। तो वो कितने समय बाद ऐसा हो सकता है? हमारा जो मोटर है वो जिसका मैग्नेट है वो कितने देर बाद अपनी ताकत को लूज कर देगा? अगर नेचुरली आप यूज करते हैं तो 10 से 12 साल तक चल सकता है। और अगर कहीं पे ज्यादा हीट होता है, टेम्परेचर अगर जैसे नियोडियम मैग्नेट है, तो जनरली नियोडियम ओपन मैग्नेट रहेगा तो 70 डिग्री के बाद में डीमैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन उस पे क्या करते हैं, निकल एंड कॉपर का कोटिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर सस्टेनिंग कैपेसिटी 200 डिग्री तक भी लेके जा सकते हैं। और अभी जो मोटर में यूज करते हैं तो जनरली 120 टू 150 डिग्री टेम्परेचर लेवल तक सस्टेनिंग वाला यूज करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केस में जहाँ पे ज्यादा हीट जनरेट होती है तो वहाँ पे 200 डिग्री तक भी उसको ये किया जा सकता है। फिर उसमें निकेल एंड कॉपर का कोटिंग होता है, तो वो कोटिंग की वजह से वो फिनिश भी अच्छा आता है एंड टेम्परेचर सस्टेनिंग भी बढ़ जाता है, उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। थैंक यू जैसे सर। आयन हम लोग ओपन में रखते हैं तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, करोजन होता है, तो उसी तरीके से नियोडियम भी जो है वो ऐसा ओपनली ज्यादा रहेगा तो उसका भी डिग्रेडेशन जल्दी होगा, इसीलिए उस पे कोटिंग करते हैं। एक इसी के साथ एक और इस से रिलेटेड सवाल था सर। जब आपने कहा था कि जो है हम उसमें डीसी करंट देते हैं, लेकिन जितने भी बीएलडीसी मोटर हैं उनमें जो कंट्रोलर हमारा है वो एसी में कन्वर्ट करके उसको सप्लाई देता है, तो ये कहना क्या सही होगा कि हाँ ऑल द बीएलडीसी मोटर्स आर बेसिकली रनिंग ऑन एसी करंट इंस्टेड ऑफ डीसी सप्लाई? हाँ, अल्टरनेटिव, लेकिन वो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, या फिर अगर आप मोटर के लेवल पे 3 फेज में वोल्टेज चेक करने जाएंगे या फिर, तो वो नहीं होगा, मतलब वो क्योंकि वो चॉप करके जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उसका। सर ऑल्टरनेटर कितने एम्पियर से ज्यादा करंट होता है तो यूज करते हैं? अल्टरनेटर कितना एम्पियर से ज्यादा करंट होता है तो कार में जनरली ऑल्टरनेटर यूज करते हैं, तो कितना एम्पियर से ज्यादा होना चाहिए करंट? नहीं, अल्टरनेटर का कार में जो काम है उसका काम है बैटरी चार्ज करना या फिर रेगुलर आपका इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे देना। तो जैसे बैटरी के लिए 12 वोल्ट का बैटरी है तो बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज 30.5 तक आप जा सकते हैं,
तो 13.5 टू 14 वोल्ट मैक्सिमम अल्टरनेटर उस तरीके से डिजाइन किया जाता है। अगर ज्यादा भी जनरेट हो रहा है तो बीच में एक स्टेबलाइजर होता है कि वो कांस्टेंट करके देता है 14 वोल्ट पे, ताकि बैटरी खराब ना हो जाए। नहीं तो कंटिन्यूअसली अगर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज बैटरी को मिलता रहेगा तो बैटरी जल्दी खराब होगी। अच्छा सर, एक छोटा सवाल है सर। हाँ, अपन एक मोटर का वोल्टेज 48 वोल्ट है, अगर उसमें 60 वोल्ट का बैटरी डाल सकते हैं सर? हाँ, मोटर में क्या होता है, अभी जो समझो हम लोग वाइंडिंग करते हैं तो वो थोड़ा हाइयर, तो आप एक स्टेप ऊपर चला सकते हैं, एक स्टेप नीचे चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे तो चला सकते हैं, नीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझो 60 वोल्ट का मोटर है तो 60 वोल्ट का मोटर आप 48 पे चला सकते हैं, 30 पे चला सकते हैं, 24 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, और हाइयर में आप 60 वोल्ट का मोटर 72 पे भी चला सकते हैं। जैसे अभी मोटरसाइकिल का 72 वोल्ट का मोटर है तो आप 96 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, तो उसमें स्पीड और बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब मोटर पे कोई इफेक्ट नहीं होएगा ना सर? एक स्टेप में 12 वोल्ट ऊपर नीचे होता है, ऊपर होता है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ज्यादा करेंगे तो फिर क्योंकि आपका वोल्टेज भी बढ़ जाता है ना, जैसे आपका वोल्टेज बढ़ गया और करंट रेटिंग कंट्रोलर का सेम है, अच्छा सर, तो फिर उसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, तो हीट भी जनरेट हो सकता है उसमें। मैक्सिमम 12 वोल्ट ज्यादा चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, 12 वोल्ट ज्यादा चलता है, लेकिन वो 12 वोल्ट करेंगे तो मोटर लाइफ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा। ज्यादा आप करेंगे तो मोटर जल्दी खराब होगा। अच्छा अच्छा। हेलो सर। हाँ सर, आपने कल कहा कि जो ब्रेकिंग करने से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और बैटरी चार्ज होता है, तो उसमें अपने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स हम किट में आते हैं वो लगाने जरूरी है या अपने फिजिकली ब्रेक से ही वो काम हो जाता है? हाँ, उसका एक्चुअली उसमें स्विचिंग जरूरी होता है। ब्रेक में हाई लेवल ब्रेक को यूज करने के लिए उसमें 12 वोल्ट का आपको सप्लाई जाना चाहिए। 12 वोल्ट का सप्लाई कंट्रोलर में जाएगा तो वो हाई लेवल ब्रेक, रीजनरेटिव ब्रेक ऑपरेट करेगा। मतलब तो स्विच वो के लिए ब्रेक लीवर्स आपको ये बाइक वाले ब्रेक, मतलब उसमें जिसमें स्विचेस है, जैसे नॉर्मल बाइक में भी आप देखते हो हम ब्रेक लीवर दबाते हैं तो टेल लाइट लगता है, ब्रेक लाइट लगता है ना, तो वो स्विच होता है ऑलरेडी उसमें, लेकिन बाइसिकल में नहीं होता है, तो इसलिए बाइसिकल में वो ब्रेक लीवर्स चेंज करते हैं, स्विच वाला डालते हैं। और क्या होता है कि उसमें लो कट ऑफ भी होता है, तो लो कट ऑफ में क्या होता है, आपका जैसे ब्रेक आपने अप्लाई किया तो पावर सप्लाई कट हो जाता है, तो पावर सप्लाई कट होने के बाद में फिर आपका, नहीं तो क्या होता है ब्रेक भी आप दबा रहे हैं और एक्सेलरेशन भी चल रहा है, तो ब्रेक का एफिशिएंसी कम होगा, ब्रेक जल्दी खराब होगा। तो इसीलिए लो लेवल ब्रेक में जैसे आपने ब्रेक लीवर को ये ऑपरेट किया तो पावर कट हो जाता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाता है। मतलब वो जरूरी है, वो जरूरी है, सेफ्टी के हिसाब से भी जरूरी, एंड अननेसेसरी पावर कंजम्पशन भी नहीं होगा। सर कार में तो हाई एम्पियर चाहिए होता है करंट, तो उसमें कन्वर्टर की जगह कुछ दूसरा भी यूज होता है ना सर? हाँ, उसमें हाई एम्पियर ने हाई वोल्टेज करते हैं, एम्पियर रेटिंग तो कंट्रोलर उतना रेटिंग का होता है, लेकिन वोल्टेज हाई करते हैं ताकि उसका इन्वर्टर थ्रू वो वोल्टेज हाई करते हैं। जैसा घर में इन्वर्टर होता है ना, 12 वोल्ट का बैटरी से वो 220 वोल्ट करके देता है, तो अपर साइड कर रहे हैं उसको, अगर वोल्टेज को राइज कर रहे हैं तो इन्वर्टर कहते हैं, इन्वर्टर यूज होता है ना। हाँ, और अगर डाउन कर रहे हैं तो कन्वर्टर कहते हैं। अच्छा, तभी जैसे आपने 48 वोल्ट का या 60 वोल्ट का या 72 वोल्ट का बैटरी यूज कर रहे हैं, तो उसमें 72 वोल्ट से आपको गाड़ी का लाइटिंग तो 12 वोल्ट का है, तो 72 वोल्ट से 12 वोल्ट करने के लिए एक कन्वर्टर लगेगा, डीसी डीसी कन्वर्टर, तो स्टेप डाउन हो गया एंड इसमें स्टेप अप हो जाता, उसमें वोल्टेज कम किया एंड इन्वर्टर में वोल्टेज अप होता है। ओके। ठीक है, मोटर के बारे में क्लियर हुए सब कॉन्सेप्ट? सर हॅलो, हाँ हॅलो सर, मला विचारायचं होतं. हाँ सर, घरी आपण एखादा समजा प्रोजेक्ट बनवला तर ते घरी इलेक्ट्रिक वर चालू शकते का मोटर बिना बॅटरीची? नहीं, उसको फिर आपको डीसी ये लगेगा, पावर सप्लाई। मग त्यासाठी काय करायला लागेल?
डीसी पावर सप्लाई मिलते हैं मार्केट में, आपको कितना हाँ। एम्पियर का कंट्रोलर है वो हिसाब से पावर सप्लाई परचेस करके उस पे कनेक्ट करेंगे तो हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर आपने बताया था परमानेंट मैग्नेट में स्टेटर में मैग्नेट उड़ रहा है और रोटर में वाइंडिंग। बीएलडीसी में परमानेंट रोटर पे मैग्नेट में मैग्नेट स्टेटर में नहीं, रोटर पे मैग्नेट होता है क्योंकि वो रोटेटिंग पार्ट है तो उसको सप्लाई की जरूरत नहीं है, और जो स्टेटर है वो स्टेबल है तो उसको सप्लाई जाता है, पावर जाता है। तो इसीलिए सर हम अगर लोग बीएलडीसी ट्रैक्शन मोटर है तो वो आउटर मतलब इनर रोटर है, एंड बीएलडीसी हब मोटर आउटर रोटर है। सर हम स्टेटर और रोटर दोनों पे मैग्नेट यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, लेकिन उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, सिग्नलिंग कैसे देंगे, तो उसके लिए फिर लोगों ने, आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखेंगे तो लोग बनाते हैं, लेकिन फिर उसको स्विचिंग के लिए आपको अलग मेथड्स यूज करना है। ओके सर आज मैंने एक देखा था। हाँ हेलो। हेलो हाँ सर, मोटर का कैलकुलेशन और एक बार बता दीजिए सर थोड़ा। पावर का, यस सर, पावर चलो का। एक टेक्निकल डेमो दे देता हूँ। कल हाँ मैंने ओके सर। बोला टेक्निकल इक्वेशन दे दूंगा। ओके सर, तो इसको चलो, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है इसके लिए। टॉर्क का फॉर्मूला बताया था हमें, टॉर्क कैसे निकालना है। ठीक है। हाँ सर, आपने बताया था कल। हेलो सर। हाँ मतलब मेरे पास एक BMDC 250 वोल्ट का मोटर है, उसका जो केबल है वो कट चुका है सर। हाँ मतलब इसको खोल के पूरा वो केबल जॉइंट किया जा सकता है? हाँ कर सकते हैं। मतलब कहाँ पे, मतलब आपकी वर्कशॉप पे हो सकता है? हाँ, आप कुरियर से भेज देंगे तो हो जाएगा, अगर मैं वो या फिर केबल मंगा के आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। मतलब वो हम 3 दिनों के लिए वहां पे आने वाले हैं ना। हाँ, वो टाइम पे आप लेके आइए तो आपको ही सिखा देंगे कैसे रिप्लेस करना है। ठीक है। हाँ, अभी क्या होता है, जैसे अभी मोटर का जो वॉट का कंजम्पशन है, वो बैटरी में मैं आपको बता दूंगा। टॉर्क निकालने के लिए, समझो व्हीकल का टॉर्क आपको निकालना है तो उसके लिए टॉर्क का टेक्निकली एक दूसरा फॉर्मूला आता है, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए एक अलग फॉर्मूला, हे काय नाही दुसरे सगळ्यांची कॉमन वैल्यू करके बसतात एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब सभी व्हीकल में। और थेरोटिकली अगर आपको जनरलाइज व्हीकल का ये कैलकुलेट करना है या रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी है टॉर्क की, क्योंकि टॉर्क रिक्वायरमेंट से सबको समझने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैंने और सिंपल फॉर्मूला बनाया कि वेट, स्पीड एंड आपका मोटर का वॉटेज, तो इसमें से आप तीनों भी ये निकाल सकते हैं। लेकिन टेक्निकल इसमें जाना है तो टेक्निकल में टॉर्क आपको निकालना है, तो उसमें भी एक कॉमन फैक्टर रख के हम कैलकुलेट करते हैं, तो जिसमें 9.8 इंटू वॉट इंटू डिवाइडेड बाय आरपीएम, 9.8 इंटू वॉट डिवाइडेड बाय आरपीएम। तो इससे भी आपको टॉर्क मिल सकता है। अभी बाइसिकल मोटर का टॉर्क निकालना है तो 9.8 इंटू वॉट, क्या चाहिए आपको, वॉट, कितना वॉट है, 250 वॉट। 250। तो सर ये न्यूटन मीटर में आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा न्यूटन सर? मीटर में। न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। ओके। और बाइसिकल में आपका आरपीएम जो आएगा आपको एवरेज, तो वो आएगा अराउंड 150 आरपीएम ऑन लोड, या 200 आरपीएम ऑन लोड। 200 अगर आरपीएम आप कंसिडर करते हैं तो 9.8 इंटू वॉट, 250 वॉट डिवाइडेड बाय आरपीएम, 200 आरपीएम, कितना आया?
12.25 हाँ 1250 सर, क्लोज टू 12.5 12.5 न्यूटन मीटर का बाइसिकल मोटर का टॉर्क मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर हमने कॉमन वैल्यू बनाया है। और रेगुलर जो है टॉर्क का फॉर्मूला क्या है उत्तम सर, कल आपने बताया था। तो टॉर्क वाला ना, हाँ टॉर्क का मास फॉर्मूला ये इनटू बताइए। एम इनटू ए। स्पीड इन डिस्टेंस। Speed in distance. Torque force into distance divided by time. Actual formula, but mostly we are हाँ, using force into distance. Force into distance. फोर्स इनटू डिस्टेंस। Right. हाँ, अभी इसमें टॉर्क के लिए नहीं फोर्स ही निकालना है ना हमें। तो force is equal to ma, mass into acceleration. मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम किस में कैलकुलेट करेंगे? स्पीड में। नहीं, force acceleration तो इसमें क्या वैल्यूज मिलना और बाकी कंसिडरेशन आना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो जनरली कैलकुलेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने कॉमन वैल्यू बनाया 9.8, फिर उसमें आप इनटू वॉट, हाँ 9.8 कॉमन वैल्यू इनटू वॉट डिवाइडेड बाय आरपीएम करेंगे तो आपको टॉर्क मिल जाता है। अभी समझो आरपीएम आपका, अभी हमने 200 आरपीएम पे करके देखा, अगर उसका रिडक्शन हम लोग करते हैं 100 आरपीएम पे तो कितना आएगा? का आधा 25 डबल बराबर है। अभी अगर उसका और डबल करते हैं 50 आरपीएम पे करते हैं तो 50 उसका डबल 50 बराबर 50 न्यूटन मीटर मिलेगा। तो स्पीड कितना होगा? अभी 50 आरपीएम से अगर आपका 200 आरपीएम से 20 किलोमीटर जा रहा है तो 50 आरपीएम से 5 किलोमीटर जाएगा। 5 किलोमीटर के लिए 50 न्यूटन मीटर से हमें टॉर्क मिलेगा। मतलब इट विल बी इक्विवेलेंट टू मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का मैक्सिमम टॉर्क होता है, मतलब जो स्प्लेंडर का मैक्सिमम टॉर्क है 57 न्यूटन मीटर इंजन का। ठीक है, अभी कहीं पे अगर आपको इंजन के रिप्लेसमेंट मोटर में करना है तो कैसे करोगे? इंजन के कंपैरेटिवली मोटर कितना चाहिए ये अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा? इंजन हॉर्स पावर में रहता है तो हॉर्स पावर का कन्वर्जन इसमें वैट में, हाँ हॉर्स पावर टू वॉट कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? 1 HP equal 760 watts. 1 HP is equal to 760 watts. 746 watt. 746 watt. 746 watts. हाँ, लेकिन इंजन का इफिशियंसी जो होता है वो आप 35% कंसिडर कर सकते हैं। 35%, 35 to 37% इंजन का इफिशियंसी आता है। मतलब हाईएस्ट एकदम सुपर इंजन रहेगा तो भी मैक्सिमम 42%, वो भी जैगुआर में या फिर हाई क्लास में जो एकदम हाईएस्ट सुपीरियर इंजन है मैक्सिमम 42% तक के इंजन बने। और जनरल जो हम कार में इसमें यूज करते हैं तो BS6 में 37% तक जाता है, जनरली 33-35% तक हो जाता है। तो अभी सपोज कोई गाड़ी में इंजन जनरली HP से नहीं, अभी गाड़ियों में CC से कैलकुलेट करते हैं ना। हाँ बराबर है। हाँ, अभी CC और HP का कन्वर्जन कैसा है? तो CC और HP ने अराउंड आप 17 CC इज इक्वल टू 1 HP कंसिडर कर सकते हैं। 14 to 17 CC होता है, 14 से 17 CC इज इक्वल टू 1 HP हो जाता है। सर CC का फुल फॉर्म क्या होगा सर? CC मतलब आई थिंक वो कंबक्शन कैपेसिटी।
அது எடுத்துட்டு மூடிட சொல்லு அவ்வளவுதான். இப்போ டோர் फिर से एक बार करो, वॉइस आ रहा है बैकग्राउंड का किसी का। कंबक्शन कैपेसिटी यानी जो आपका सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर का विड्थ एंड हाइट कितना क्यूबिक सेंटीमीटर है। जो बोर होता है, सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का एरिया जो है, कंबक्शन यानी इंजन में जब फ्यूल स्प्रे होता है एंड जो ब्लास्ट होता है, तो कंबक्शन में उसको स्पेस कितना मिलता है, जितना ज्यादा स्पेस उतना ज्यादा पावर। तो 2 स्ट्रोक में आपने देखा होगा कि सिलेंडर जो होता है, पिस्टन जो होता है, उसका बड़े साइज का होता है, 4 स्ट्रोक में और छोटा हो गया। तो कंबक्शन जो होता है तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर में ये करते हैं। तो कंबक्शन कैपेसिटी अभी सीसी 14 to 17 cc इज इक्वल टू 1 HP। अगर कोई गाड़ी में 100 cc का इंजन है तो कितना HP का होगा? 7 HP। 7 HP मतलब आपके बाइक में अगर 100 cc का इंजन है तो वो आउटपुट कितना देगा? 7 HP का, बराबर है। लेकिन इंजन का इफिशियंसी जो मिलता है वो मिलता है 35%। एक्चुअली आउटपुट आपको कितना मिलेगा? 7 HP का 35%, 2.5 HP। मतलब आप अगर कोई इंजन HP में कैलकुलेट किया हुआ है तो वो 2.5 HP का इंजन जो आउटपुट उसका अगर 2.5 HP है तो उसका 700 cc इंजन के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। अभी HP आपको कैलकुलेट हुआ तो HP के आप किलोवाट में कैलकुलेशन कर सकते हैं, वॉट में। अभी 2.5 HP आया ना अपना, तो 2.5 HP का वॉट में कितना होगा? 1.8 2.5 HP का 1.8 किलोवाट होगा, बराबर है। 1.8 किलोवाट को आपने मोटर का इफिशियंसी 85% आता है। अभी BLDC हब मोटर जो हम यूज करते हैं तो उसमें 90-92% तक भी जाता है रीजनरेटिव कंट्रोलर के साथ में। लेकिन इन एन एवरेज अगर हम लोग 85% कैलकुलेट करते हैं तो 1800 वॉट पे आपको 15% का और एडिशन करना होगा मोटर पावर में। तो 1800 का 15% ऐड किया तो कितना होगा? 2.7 कितना? 2.1 मतलब 2000 वॉट का मोटर रहेगा तो आपका 100 cc इंजन को रिप्लेस करेगा। अगर इंजन का कैपेसिटी 35% मिल रहा है तो जनरली अभी जो इंजन लगे 30-32% मिल रहे हैं, तो वो कंपैरेटिवली आपका 120-125 cc का जो बाइक का परफॉर्मेंस आता है उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको 2 किलोवाट मोटर में मिलेगा। क्लियर? तो इसीलिए हमने ये जो मोटर बनाया बाइक के लिए, ये 2 किलोवाट का बनाया, ताकि ज्यादा जो बाइक्स है इंडिया में वो 125 सीसी के ज्यादा, 115-125 सीसी तक के ज्यादा बाइक्स है, ऑलमोस्ट 80% बाइक। तो इसीलिए 2 किलोवाट का मोटर सफिशिएंट है उसके। तो जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगा वो इंजन परफॉर्मेंस से बेटर मिलेगा। बेटर क्यों मिलेगा? क्योंकि इंजन एक आइडियल स्पीड पे चलता है या हायर आरपीएम पे फुल टॉर्क देता है, वैसा मोटर आपको लोअर आरपीएम पे भी फुल टॉर्क देता है। तो आपको गियर चेंज करना होता है बार बार। जब गियर चेंज करोगे तो बीच में एक लैग आ जाता है, तो वो लैग की वजह से फिर से आपका मोशन ड्रॉप हो जाता है। मोटर में वैसा नहीं होता है। जैसे आप एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो मोटर एक कॉन्स्टेंटली मोशन ले लेता है, तो उसमें पिकअप सिमलेस हो जाता है वो, और गियर चेंज करने में लैग आ जाता है, इसमें लैग, इसीलिए पिकअप आपको और अच्छा मिलता है मोटर में कंपेयर टू इंजन। मतलब आपने कभी रोड पे इलेक्ट्रिक कार चलती हुई देखी तो सिग्नल छूटने के बाद में इलेक्ट्रिक कार एकदम
झुक करके निकल जाएगी। नॉर्मल कार को गियर चेंज करने तक उतना टाइम चला जाता है। जैसे ऑटोमेटिक कार, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एंड मैनुअल गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक कैसे निकलती है, एक बार उसको टॉर्क आ गया, आरपीएम आ गया तो वो एकदम से सीमलेस निकल जाती है कि उसमें लैग नहीं है। क्लियर? अभी इंजन को रिप्लेस करना है तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? पेट्रोल इंजन है तो 30% आप एफिशिएंसी कंसिडर कर सकते हैं एंड डीजल इंजन का 35%। अभी समझो, अभी दूसरे फॉर्मूला से देखते, कल हमने वेट से देखा था, अभी इंजन कैपेसिटी से अगर कैलकुलेट करना है तो कल हमने स्विफ्ट का एग्जांपल लिया था। आज स्विफ्ट के इंजन को इंजन कैपेसिटी के हिसाब से हम कितना किलोवाट का मोटर लगेगा निकालते हैं। कितना कैपेसिटी है इंजन का? 1200 सीसी। स्विफ्ट मेरे ख्याल 1400 हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1300 या 1200 पकड़ लेते हैं हम लोग। 1200 सीसी का इंजन है, 1200 सीसी को आपको रिप्लेस करना है मोटर के साथ में। तो 1200 सीसी के लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो 1200 सीसी को आपको वॉट में कैलकुलेट करना होगा। कैसे आएगा? 24 किलोवाट हो जाएगा सर। नहीं, कैसे निकाला वो बता दीजिए। ये अभी जैसे हमने निकाला 2000 वाट का मोटर हमें चाहिएगा 100 सीसी को रिप्लेस करने के लिए, उसी तरीके से वो फॉर्मूला से गए। हाँ हाँ ठीक है सर। नहीं, अभी जो 1 HP से चाहिए HP टू किलोवाट जो कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला से जाएंगे तो क्या होगा? 17 सीसी इज इक्वल टू 1 HP। बराबर है? तो कितना HP का हुआ इंजन? 1200 डिवाइड बाय 17 45 किलोवाट आता नहीं, करते हैं ना अपन, चेक करते हैं ना। हाँ, 1200 सीसी तो HP में कितना हुआ? 1200 डिवाइडेड बाय 17, कितना HP का इंजन हुआ? 70 HP। 70 HP का आपको 35% डीजल में 35% एफिशिएंसी मिलेगा। तो आउटपुट कितना HP मिल रहा है? HP का 35% कितना हुआ? 24.7 अराउंड 24.5 बराबर है। 24.5 HP को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 18 किलोवाट। 18 किलोवाट। 18 क्लियर? 18 कैसे आएगा? 24.7 आ गया तो 18 कैसे? हाँ, उसका आपने 24.7 जो आपका आया तो 746 वॉट के हिसाब से आया ना। 746 into 24.5 746 ठीक है। है 18.4 आता है। 18.4 18.4 बराबर है। मतलब स्विफ्ट को अगर मोटर में रिप्लेस करना है तो स्विफ्ट का इंजन का कैपेसिटी को मैच करने वाला मोटर 18.5, लेकिन मोटर का एफिशिएंसी 85% कंसिडर करते हैं हम, या 90% अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आपको 20 किलोवाट का मोटर रहेगा तो स्विफ्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। और कल कितना आया था हमारा वेट के हिसाब से? 20 किलोवाट ही आया था ना। 20 बराबर है ना। स्विफ्ट का वेट के हिसाब से कल हमने कैलकुलेट किया था तो अब कितना आया था? वो भी 20 ही आया था। मतलब वो फॉर्मूला से सिंपल इसमें से भी जा सकते हैं या फिर आप सीसी टू एचपी कन्वर्ट करके भी जा सकते हैं। अगर इंजन को रिप्लेस करना है तो सीसी टू एचपी करके आप कैलकुलेट करेंगे। एंड जनरल आपको एप्लीकेशन वाइज वेट पता है एंड रिक्वायर्ड स्पीड पता है तो आप उसका रिक्वायर्ड वॉटेज निकाल सकते हैं।
क्लियर हुआ ये? यस सर। इसमें किसी को कुछ डाउट? अभी एग्रीकल्चर में कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्रीकल्चर में वन जनरली एग्रीकल्चर में कैलकुलेशन बुलक पावर से होता है, बराबर है? हॉर्स पावर से नहीं होता है, बुलक पावर से होता है। 1 बुलक पावर इज इक्वल टू 0.75 HP। 0.75 HP पौना। हाँ, मतलब एक घोड़ा और बैल, तो बैल का ताकत पौना घोड़ा है। पौने 2। पौने 75%। 0.75। अगर घोड़ा 100 किलो का वजन लेके चल सकता है तो बुलक 75 kg का वजन लेके चल। क्लियर? तो एग्रीकल्चर में आपको एचपी का कन्वर्जन किस में करना होगा? देन बुलक पावर में। अभी बाइसिकल का मोटर का एग्जांपल लेते हैं। अभी बाइसिकल मोटर का कितना एचपी है? 250। 250 वॉट है। 250 वाट। 250 वॉट का एचपी में कितना होगा? 0.3 HP। 0.3। ठीक है, 0.3 का 75% कितना हुआ? 0.25। 0.25। 75% ना, तो 3 HP का 0.225 होगा। 225। ओके, 0.225 पावर आपको कितने स्पीड से आएगी? 20 किलोमीटर से। मतलब एक बैल अगर कंपेयर करेंगे एक बैल के साथ में, तो बाइसिकल का पावर जो है बैल के कंपैरेटिवली 22.5% है 20 के स्पीड में। ठीक है, अभी 20 का स्पीड को मैंने 4 टाइम्स रिड्यूस कर दिया या 5 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, तो कितना होगा? 4 किलोमीटर पर आवर। और 22.5 को मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो 110% होगा। 110। बराबर है। 5 टाइम्स 12 के ऊपर जाएगा, लेकिन 110%। मतलब अगर बाइसिकल मोटर आप 4 to 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाते हैं तो बैल जितना ताकत मिलेगी। क्लियर? अभी इसमें से सिंपल फॉर्मूला बनेगा। अभी ये ध्यान में रखो, 250 वॉट 5 के स्पीड से एक बैल का ताकत। अभी 4 बैल का ताकत चाहिए तो 1 किलोवाट। 1 किलोवाट सिंपल में। अब कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं जाएंगे। हम सिंपल फॉर्मूलाज बनाएंगे कि जिसमें आपको एकदम इजी हो जाए। 250 वॉट में 4 या 5 के स्पीड से 1 बुलक पावर है। अगर 4 बुलक पावर चाहिए 5 के स्पीड से तो 1000 वॉट में मिल जाएगा। 1000 वाट। और अगर आप अपना 2000 वॉट वाला मोटर यूज करके कोई पावर टिलर बनाते हैं तो कितना ताकत मिलेगा? 8 BH। 8 बुलक पावर, 8 बुलक का। तो 2000 वॉट वाला मोटर, बड़ा जो नांगर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं?
4 बैल 6 बैल लगा के 8 बैल लगा के जितना जमीन को ये करते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं उसको? सिंचाई। नहीं नहीं, पहले समर के बाद में पहला काम क्या होता है खेती में? नांगरनी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मशागत मशागत। नहीं नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीडिंग। रीडिंग इंग्लिश में होता है। ठीक है, खुदाई। मतलब हाँ, खुदाई। मोटर आप यूज करेंगे तो 8 बैल का नांगर जितना ताकत मिलेगा, 8 बैल जितना ताकत मिलेगा। 4 या 5 के स्पीड से आप करते हैं तो मतलब 2 किलोवाट का मोटर यूज करके कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाओ तो वो हर एक फार्मर के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है ऑल एक्टिविटीज करने के लिए। क्लियर? ठीक है, अभी सिंपल हो गया ना, कोई भी गाड़ी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी को डाउट इसमें? अभी ये सेम फॉर्मूला आपका इंडस्ट्रियल ट्रॉलीज बनाना है, इक्विपमेंट बनाना है, या हाथ गाड़ी का लोड खींचना है, ट्रक का लोड, जो भी चाहिए आपको, अभी सिंपल हो गया ना सब कैलकुलेशन। सर 1 मिनट तो सर। कोई कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। सर हाँ सर, आपने बोला 250 वोल्ट, 4 या 5 का स्पीड और 2 ब्लॉक पावर, बराबर? नहीं, 250 वॉट में 4 या 5 का स्पीड में 1 बुलेट का पावर एक मिलेगा। अच्छा, 1 ब्लॉक पावर तो फिर बराबर है, फिर 4 में 1000 वॉट का मोटर चाहिए, बराबर है। हाँ, 4 में रेटेड पावर 1000 वॉट का मोटर, 5 की स्पीड, 4 या 5 की स्पीड। क्लियर? अभी इसमें फिर आपका वेरिएशन किधर आएगा? मोटर का इफिशियंसी पे। अगर 85% इफिशियंसी मिल रही है तो क्या होगा? आपको 1 की जगह पे 1100 वाट का यूज करना होगा। अभी जो ई रिक्शा में मोटर यूज करते हैं उसका भी इफिशियंसी 40-45% है, और हब मोटर का इफिशियंसी 85% है। तो अगर ई रिक्शा का 2 किलोवाट का मोटर बोल रहे हैं और हब मोटर वहां पे 1 किलोवाट का यूज करेंगे तो भी इक्वल पावर आउटपुट आ सकता है। या कंजम्पशन जो होगा बैटरी का, अगर ई रिक्शा आज आपका 100 एच का बैटरी यूज करके 80 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी जगह पे 2 हब मोटर लगा के ई रिक्शा बनाएंगे तो वो 120 to 150 किलोमीटर जाएगा उतने ही बैटरी में। ठीक है, लेकिन ये समझता नहीं है, लोगों को सस्ता चाहिए, सस्ते के चक्कर में वो डबल पैसा बैटरी में डालना पड़ता है। सर एक क्वेश्चन। हाँ हाँ नीरज, सर तीनों व्हील में लगा सकते हैं आप मोटर? तीनों लगाओ, चारों लगाओ, रेंज बढ़ जाएगा उसका? रेंज उसका बढ़ जाएगा ना? आप जैसे बोल रहे हो 150 और ये 180 200 तक पहुंच सकते हैं? नहीं, 3 व्हील से बढ़ेगा नहीं ना, आपका उतना ही रेंज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हेलो सर, मोटर कंज्यूम जो करेगा, आपका ग्रॉस वेट कितना है और स्पीड कितना जा रहे हैं आप, उस हिसाब से मोटर कंजम्पशन करेगा। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला में बैटरी का कैलकुलेशन करेंगे तब दे दूंगा, ताकि कितने कौन से व्हीकल पे कितना कंजम्पशन होगा ये आपको पता चलेगा। तो रेंज कैसे निकलना है ये पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मोटर का अभी सब्जेक्ट हमें ऑलमोस्ट मतलब सभी एंगल से क्लियर हो गया। टाइप ऑफ मोटर्स क्लियर हुआ, देन एप्लीकेशन वाइज कौन सा मोटर सिलेक्ट करना ये क्लियर हो गया। अभी ये किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी भी मैन्युफैक्चरर को, किसी भी ट्रेडर को, किसी भी डीलर को पूछेंगे तो ये चीजें नहीं बता पाएगा। हेलो, ठीक है, लेकिन इसको सही है। हाँ, एक्सपीरियंस की वजह से इसको हमने बहुत ही सिंपल वे में ये किया, ताकि आप टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप फार्मर है तो भी सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपल है, 1 बैल का ताकत, 5 का स्पीड, 250 वाट। सर मैं एक नीरव जी ने जो क्वेश्चन कहा था उसके हाँ। रिगार्डिंग मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। अगर आगे के व्हील में अगर हम मोटर यूज करते हैं ना तो उसमें पावर तो ज्यादा नहीं बढ़ेगी व्हीकल की,
लेकिन जो वीरिंग होगी ना टायर की वो ज्यादा होगी, क्योंकि पीछे कोई भी गाड़ी में पीछे ज्यादा वेट रहता है, तो आगे का व्हील स्लिप करेगा तो वो आउटपुट भी नहीं देगा और टायर का वियर भी ज्यादा होगा, अनबैलेंस होने के चांस कार में भी है। फ्रंट व्हील ड्राइव ही है, कार में तो आगे दोनों के से व्हील मोटर ना, इंजन का ड्राइव तो आगे के व्हील में ही है ना। अच्छा हाँ सर, तो वो वाले तो सर कार में कैसे होता है वो? आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, अगर आपका वेट नहीं है, आपका अगर वेट बैलेंस नहीं है दोनों व्हील पे, पीछे लोड जा रहा है, तो फिर आगे का व्हील, और वो भी स्किड नहीं हो गया, स्लिप होने के लिए बहुत उसको अलग ये चाहिए, तो टायर पे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जहाँ पे स्लिप हो रहा है, समझो आपने पीछे बहुत ज्यादा लोड है एंड आगे का व्हील स्लिप हो रहा है, पावर उसमें आप दे रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो स्लिप होके वेयर एंड टेयर हो जाए, लेकिन स्लिप होने का कोई चांस नहीं है ना। व्हीकल जब डिजाइन होता है तो वेट बैलेंस किया जाता है। जैसे सपोज आप ट्रक में या कोई भी व्हीकल में लोड डालते हो तो कहाँ पे रखते हो, ज्यादा वजन वाला मटेरियल कहाँ पे रखते हैं, इधर मिडल में या फ्रंट में। क्यों? क्योंकि दोनों व्हील पे अच्छा इक्वल लोड है। अगर पीछे के व्हील के पीछे रख देंगे तो गाड़ी चलाना डिफिकल्ट हो जाएगा, वो पीछे खींचेगा और आगे का कंट्रोल लूज हो जाएगा ड्राइवर का, बराबर है ना। और उसको हमेशा वो पुलिंग पावर महसूस होगा कि पीछे कोई खींच रहा है उसको, इसलिए ट्रक में लोड करते समय हम मिडल में लोड करते हैं या फिर थोड़ा आगे लोड करते हैं, एकदम आगे भी नहीं, लेकिन उसका सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग दोनों व्हील के बीच में लाते हैं। हेलो सर। हाँ, मतलब जो ट्रैक्टर के लिए भी कोई मोटर है सर? हाँ, ट्रैक्टर का निकालिए ना कैलकुलेशन, अभी एचपी पता है आपको? मतलब कितना HP का मोटर की ट्रैक्टर बात है? कर रहा हूँ, मतलब उसके लिए स्पेशल से मोटर बनाया गया है? नहीं, आपको रेगुलर मोटर है, अभी जैसे 15 किलोवाट का 18 किलोवाट का अवेलेबल है हमारे पास पीएमएसएम में, तो वो आप लगा सकते हैं। अभी ट्रैक्टर का कैलकुलेशन कैसा करेंगे, कौन सा ट्रैक्टर में कन्वर्ट करना है आपको? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था, मतलब ऐसे ही कैलकुलेशन भी सीख लो ना। कितना 35 कितना एचपी? 35 एचपी का ट्रैक्टर है तो कितने किलोवाट का हो गया? किलोवाट कितना हुआ? 26 का 35% इफिशियंसी, 500 किलो 9 किलोवाट। 9 किलोवाट, तो 9 किलोवाट का मोटर रहेगा तो उसमें मोटर का 85% इफिशियंसी कंसिडर कर लो, अगर बीएलडीसी मोटर है तो आपको 10 से 11 किलोवाट का मोटर रहेगा तो 35 एचपी का ट्रैक्टर का रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि स्पीड बहुत कम है ना। 30 हाँ, और अगर आपका 16 किलोवाट का मोटर रहेगा अप्रोक्सीमेट 15-16, तो 50 एचपी का ट्रैक्टर का रिप्लेसमेंट हो सकता है। मतलब जो 16 किलोवाट का मोटर वैगन आर को चलने के लिए लगता है, वही मोटर 50 एचपी ट्रैक्टर को भी चला सकता है। क्यों? क्योंकि वैगन आर का स्पीड ज्यादा है, ट्रैक्टर का स्पीड कम है, तो टॉर्क उतना मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? अच्छा सर, एक क्वेश्चन है सर, स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए कैसा? गियरिंग, व्हील गियर रेशो। हाँ, गियर रेशियो। आप चेन लगा रहे हैं तो फ्रंट गियर से उसका जो रेशो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर अगर आप दूसरा कोई गियर डायरेक्टली गियर अटैचमेंट कर रहे हैं तो जहाँ पे रिडक्शन करना है। अभी मोटर का तो एक हब मोटर भी आपने लिया तो उसका एक आइडियल स्पीड डिजाइन किया हुआ है, वो डिजाइन स्पीड में आप सिंगल पीस में तो कन्वर्जन नहीं कर सकते। हाँ, आपका बहुत बड़ा क्वांटिटी है तो हम लोग डिजाइन करते समय ही आपको वो स्पीड में डिजाइन करके दे सकते हैं, लेकिन अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो मोटर को यूज करना है तो क्या करेंगे? कोई गियर को छोटा बड़ा करने, गियर को छोटा बड़ा करके हम लोग उसको चेन ड्राइव से या बेल्ट ड्राइव से या गियरिंग करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अवेलेबल मोटर है इसमें से हम ये सीख रहे हैं कि जो अवेलेबल है उसको मल्टीपल एप्लीकेशन में कैसे यूज करें।
ठीक। जो मोटर अवेलेबल मिल रहा है उसका यूटिलाइजेशन, नहीं तो क्या होगा, आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए मोटर ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, फिर वो कस्टमाइज बनाने जाएंगे तो कॉस्ट बहुत हायर साइड जाएगा। उतना कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं जाना है, जो मोटर मिला जो अवेलेबल है उसको अगर एग्रीकल्चर में यूज करना है तो कैसा यूज करना है, बाइसिकल में यूज करना है तो कैसा यूज करना है, ट्रॉली में यूज करना है तो कैसे यूज करना है, आपका हैंड कार्ट में यूज करना है तो कैसे यूज करना है, हर जगह पे वो मोटर यूज होना चाहिए। मेन पर्पस अपना ये है, इतना ये सब सीखने का पर्पस क्या है कि एक मोटर आपको मिल गया तो आप फटाफट सबका कैलकुलेशन करके कहीं पे भी यूज कर सकते हो उसको, तो उतना गेयरिंग रेशियो आप चेंज कर सकते हैं। सर गियरिंग रेशियो में फिर यहाँ पे एक वही सवाल आएगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, मीडियम ट्रांसफर होगा तो उसमें थोड़ा बहुत अभी हमारा आपने efficiency एप्लीकेशन loss। वाइज रिक्वायरमेंट निकाला और आपने मुझे बताया कि सर मुझे इतना टॉर्क वाला इतना आरपीएम वाला मोटर डिजाइन करके दे दो, और मेरे पास मोटर नहीं है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, ठीक है सर आपके लिए डिजाइन करता हूँ, पहला सैंपल पीस का 1 लाख रुपए लगेगा, ठीक है, और अभी जो सिखाया मैंने, ठीक है सर ये 10,000 वाला मोटर अवेलेबल है, ये 10,000 वाला मोटर लेके जाके आप 2 गियर लगा दो या चेन लगा दो, आपका काम हो जाएगा, तो आप कौन सा करेंगे? कोई 10,000 का ले ले। अभी जब आपने डिसाइड किया है कि मुझे लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जाना है और आपने बोला कि सर मुझे इसका 1000 मोटर चाहिए और मुझे आप ये कैलकुलेशन में करके दे दो, तो मैं वो उस तरीके का डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करके आपको 1000 मोटर में डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं लगेगा, और 1000 मोटर के अगेंस्ट मैं आपसे एडवांस ले लूंगा, डेवलप करके आपको वही रेट से मोटर दे दूंगा। लेकिन आज हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो उसमें तो आपको कैलकुलेशन पता नहीं है या 1000 का ऑर्डर दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको ट्रायल्स तो करना है, चेक तो करना है, टेस्ट तो करना है, सामने वाले को बना के तो देना है, क्योंकि ऑर्डर आपके पास लार्ज वॉल्यूम का नहीं आ रहा है ना। समझो किसी फैक्ट्री का ट्रॉली बनाने के लिए आ गया तो वो कितना 5 ट्रॉली लेगा, 10 ट्रॉली लेगा, तो उसके लिए मोटर डेवलप करना डिफिकल्ट टास्क है, जो है उसी को कैसे यूटिलाइज करें। और जब आप समझो गियर से आपका अगर एक 1-2% 3% इफिशियंसी पे फर्क पड़ रहा है, और वही जगह पे अगर आपका मोटर का टाइप में और मोटर का क्वालिटी में अगर 30-40% का डिफरेंस पड़ रहा है, तो कौन सा यूज करना बेटर है? अभी समझो आपने ई रिक्शा वाला मोटर लगाया और उसमें आपको 40% इफिशियंसी कम मिल रही है, उसके कंपेरेटिवली आपने हब मोटर लगाया, इफिशियंसी 40% बढ़ गई, लेकिन आपने 40% में से चेन लगाया इसलिए 3% कम रिडक्शन हो गया, आपका इफिशियंसी कम हो गया, तो भी 37% प्लस मिल रहा है ना आपको। अपने फिर बीएलडीसी यूज करना चाहिए ना, कन्वर्जन हब करके। मोटर को चेन लगा के यूज करना सबसे हाई मतलब हाईएस्ट इफिशिएंट वे है। आप इधर व्हील में यूज करो या फिर हब मोटर को घुमा के चेन लगा के आप यूज करो। अभी जैसे बाइसिकल में पीछे हब मोटर लगाते हैं, अभी वही हब मोटर को अगर पैडल के वहां पे आप फिट कर सके और उसमें से आपने गियर रेशो गियर सिस्टम भी ऑपरेट किया, तो क्या होगा? इजी हो गया। इजी हो गया ना। स्पीड आपको जितना चाहिए, जहाँ पे स्पीड का ज्यादा टॉर्क का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 20 की जगह 40 का स्पीड से भी जा सकते हैं, और जहाँ पे क्लाइंबिंग है तो वहां पे आप स्पीड 5 का करके क्लाइंबिंग भी चढ़ के जा सकते हैं। बराबर है ना? सही है। बाइसिकल में ऑलरेडी गियर्स तो होते ही है। सही है। तो उसको क्या किया हमने, हब में ना लगा के आगे फिट कर दिया पैडल के वहां पे, और उसमें से समझो पैडल वो केस में नहीं बचेगा, या फिर पैडल को उसमें से ड्राइव दे दिया एक मोटर से, एक चेन पैडल के इसमें दे दिया और दूसरा चेन पीछे दे दिया, तो उसका इफिशियंसी बढ़ेगा, आपको रेंज बढ़ेगा, मतलब उसका जो स्पीड का रेंज है वो गियर, जैसे बाइक में गियर चेंज करके यूज करते हैं वैसा गियरिंग हो गया उसमें। ठीक है, हेलो हेलो। हाँ सर आगे। हाँ, अभी कोरोना में मास्क पहनना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग रुमाल से बांध के घूमते, क्यों? काम चलाओ सरकार, सस्ता पड़ता है। जुगाड़ सर, जुगाड़ है सर, जुगाड़। बराबर है ना? काम चलाने का कैसे? हाँ, तो जो नजदीक जो जेब में अवेलेबल है उससे काम चला, तो उसी तरीके से मोटर जो आपको सामने है उसको हर एक एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं।
इसके ऊपर हमने, और स्पेसिफिक चाहिए, जो मोटर चाहिए डेवलप करके मिल सकती है, लेकिन उसका कॉस्टिंग, डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड हो जाएगा। और अपने आज जो पर्पज से हम ये कर रहे हैं उस पर्पज में वो काम का नहीं है, या फिर उतना उसके लिए टाइम भी जाएगा, 6-8 महीना टाइम आपको वेटिंग करना होगा, कॉस्ट ज्यादा जाएगा। देन उसके बाद में आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है आपको भी पता नहीं है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट आपने इसमें से कर लिया, देन आपने बाद में जब एक बार पूरा फाइनल हो गया तब आपने लार्ज स्केल प्रोडक्शन में गए, तो वो टाइम पे जैसा कस्टमाइज चाहिए दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर। अभी चलते हैं हम लोग कंट्रोलर की तरफ। कंट्रोलर में क्या देखा था हमने, जनरली कंट्रोलर का तो हमें एक बेसिक कंसेप्ट तो हमने कल समझ लिया था। जैसे मोटर का एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रोलर से हमें करंट रेटिंग उसको लिमिट करके देना है। तो करंट रेटिंग लिमिट करने के लिए, करंट को हैंडल करने के लिए उसमें मॉस्फेट्स होता है। तो मॉस्फेट्स जनरली जो अभी कंट्रोलर में यूज करते हैं तो 7 या 8 एम्पियर के, 7 एम्पियर के मॉस्फेट आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर 65 एम्पियर का कंट्रोलर है तो कितना मॉस्फेट रहेगा उसमें? 10 या 9। 9। लेकिन अगर वो रेटेड पावर में 9, पीक पावर में 18। और उसको जनरली 18 ट्यूब बोलते हैं। मॉस्फेट, नंबर ऑफ मॉस्फेट जितना है मार्केट में आप जाएंगे तो उसको ट्यूब में बोलते हैं लोग। वो जो बेच रहा है, जो बोल रहा है, उसको पूछेंगे क्या है ट्यूब, तो वो नहीं बता पाएगा। या चाइनीज फैक्ट्री भी ट्यूब में बोलती है तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी ट्यूब क्या है। लेकिन वो जनरल है कि बोलते समय मेरा 18 ट्यूब का कंट्रोलर है, कोई बोलेगा मेरा 24 ट्यूब का कंट्रोलर है, कोई बोलेगा 36 ट्यूब का यूज किया है मैंने। तो ट्यूब यानी नंबर ऑफ मॉस्फेट्स। ठीक है, तो वो करंट लिमिट क्यों करना पड़ेगा, मैक्सिमम करंट, क्योंकि आपका मोटर का जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग कितना सस्टेन कर सकता है, इसके हिसाब से वो करंट लिमिट करना होगा। नहीं तो क्या होगा, मोटर पे जैसा लोड बढ़ते जाएगा मोटर तो डिमांड करती रहेगी, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो मोटर जल जाएगी। तो इसीलिए कंट्रोलर क्या करता है, उसको लिमिट कर देता है। भले वो डिमांड कर रही है लेकिन कंट्रोलर लिमिट कर देता है। मतलब कंट्रोलर का पहला काम क्या है, करंट लिमिट करके देना। कंट्रोलर का दूसरा काम क्या है, बीएलडीसी मोटर को जैसे 3 फेज को स्विचिंग करना, कहाँ पे चलना है, क्लियर, कहाँ पे सिग्नल देना है, स्विचिंग करता है। और सर ये मॉसफेट मुझे नहीं पता, लेकिन जो कंट्रोलर में ये जो मॉसफेट है वही कंट्रोल करता है करंट को मोटर में। वो करंट लिमिट, वो करंट लिमिट फ्लो। आपने समझो अभी कहीं पे आपका टैंक का कैपेसिटी है 100 लीटर का, ठीक है, और आपको आधा घंटा मोटर चलानी है। ओके, तो आप क्या करोगे? मतलब सर मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा मैं। ठीक है, अभी आपके पास एक 100 लीटर का टैंक है। ओके ओके, और आपको हाफ एन आवर मोटर चलानी है। जो आप पंप कर रहे हैं, मोटर पंप जो है, आपको आधा घंटा पानी उसमें देना है। ओके, तो आप क्या करोगे, जो फ्लो है वो कंट्रोल करोगे ना। हाँ हाँ। अगर 1 मिनट में 5 लीटर आ रहा है तो 100 लीटर आने के लिए कितना लगेगा? 20 मिनट। 20 मिनट, लेकिन आपको 30 मिनट चलाना है। तो आप क्या करोगे, फ्लो घटा देंगे, फ्लो कम कर दोगे। तो 1 लीटर 1 मिनट में 4 लीटर कर दोगे। ओके, तो 4 लीटर किया तो कितना मिनट लगेगा? 25 मिनट। फिर आप थोड़ा सा उससे और कम करोगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका, बरोबर, तो हाफ एन आवर चलेगा। तो फ्लो को आपने कंट्रोल कर दिया। उसी तरीके से जो करंट जा रहा है मतलब फ्लो है। ओके, तो आपका जो मोटर का कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी में आपको फ्लो को सेट करना होगा ना। तो मैक्सिमम कैपेसिटी मोटर का आपको पता है, तो वो मोटर के साथ में आप कितना वॉट का कंट्रोलर, मतलब कितना फ्लो उसका देना है, वो हिसाब से कंट्रोलर बनता है। ओके, और वो मॉसफेट करता है, वो मैनेज। हाँ, मतलब फ्लो जो है वो मॉसफेट थ्रू होता है, क्योंकि हायर करंट हैंडलिंग के लिए आपको मॉसफेट से लगेगा। नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से उतना करंट पास नहीं हो सकता है ना।
ठीक ठीक। जनरली जो पीसीबी बनाओगे तो पीसीबी ट्रैक से आपका कितना करंट हैंडल होगा? बहुत कम वो तो। हाँ, तो इसीलिए उसमें मॉसफेट्स होता है, और मॉसफेट के साथ में फिर हीट सिंक आता है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो वो हीट होगा तो उसके साथ में हीट सिंक आता है। इसीलिए कंट्रोलर का जो बॉडी बनाते हैं वो मैक्सिमम एल्यूमिनियम में होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जल्दी हीट को डिसिपेट करता है। ओके ओके, ठीक है सर, समझ गया। बराबर, ओके। अभी एक काम हो गया, उसने फ्लो को कंट्रोल किया, मतलब करंट को लिमिट किया। दूसरा काम हो गया स्विचिंग करना। स्विचिंग मैकेनिज्म उसमें होता है, जैसे 3 हॉल हमने कल देखे थे ABC, जो पोजीशन है हॉल सेंसर से जैसे सिग्नल मिलेगा तो वो किसको ऑन करना है वो डिसाइड करेगा। क्लियर? जैसे लिफ्ट में आपने जो फ्लोर का बटन दबाया तो वही फ्लोर पे जाके रुकती है जी, बराबर है ना? तो वो स्विचिंग किया आपने, तो वो स्विच दबाया तो वो फ्लोर पे जाएगी, दूसरा स्विच दबाया तो दूसरे फ्लोर पे जाएगी, तीसरा दबाया तो तीसरे फ्लोर पे जाएगी। उसी तरीके से मोटर के भी 3 हॉल है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री में अभी का पोजीशन से उसको कहां से मूवमेंट स्टार्ट करना है तो वो बता देगा कि कौन से हॉल में करना है। अभी ये प्रैक्टिकल में आएंगे ना तो सामने मोटर खोल के मैं आपको दिखा दूंगा कि वो एग्जैक्टली कैसे होता है, लेकिन अभी एक ओवरऑल आइडिया आप ले लो, ठीक है? तो वो हॉल के लिए स्विचिंग करना, ये एक दूसरा कंट्रोलर का काम होगा कि स्विचिंग करना, मोटर को रोटेट करना। तीसरा काम हो गया है कि जो बाकी फंक्शंस है, तो अभी स्विचिंग करना है, हॉल सेंसर से फीडबैक आ रहा है, फिर वो डिसाइड करके वो स्विचिंग कर रहा है, तो उसके लिए उसको एक ब्रेन लगेगा, मदरबोर्ड लगेगा। तो कंट्रोलर में फिर एक मदरबोर्ड यूनिट आ गया, स्विचिंग यूनिट आ गया, मॉसफेट यूनिट आ गया, कंट्रोल फ्लो, एंड देन कन्वर्जन यूनिट। कन्वर्जन यूनिट में क्या होता है कि जैसे आपको कहीं पे 12 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, कहीं पे 5 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, तो वो इंटरनली वोल्टेज को कम करके दे देता है। देन आपको ब्रेक के लिए एक ऑपरेटिंग चाहिए, तो वो मदरबोर्ड को सिग्नल आना चाहिए ना कि अभी ब्रेक दबाया, अभी पावर कट ऑफ कर दो, मोटर फंक्शनिंग ऑफ कर दो, तो वो कौन करता है? वो मदरबोर्ड करेगा उसका, मदरबोर्ड। क्लियर? तो जो रिलेटेड फंक्शंस है या फिर स्पीड, जो मोटर का आरपीएम है, आरपीएम के हिसाब से उसको मदरबोर्ड कन्वर्ट करके आपका डिस्प्ले को सिग्नल देगा कि कितना स्पीड से चल रहा है गाड़ी, बराबर है ना? तो ये कंट्रोलर थ्रू होके आएगा। या कितना कंट्रोलर का टेम्परेचर है, जैसे अभी रीजनरेटिव कंट्रोलर है, तो रीजनरेटिव में क्या होता है, मोटर से जो वोल्टेज आ रहा है वो बूस्ट करके जाता है, तो उसमें फिर एक बूस्टर सर्किट लग गया एडिशनली, तो बूस्ट करके फिर दे देगा मॉसफेट्स को, एंड अगेन बैटरी को जाएगा। फिर कट ऑफ वोल्टेज होता है, जैसे कंट्रोलर में आपका बैटरी के हिसाब से कट ऑफ वोल्टेज दिया होता है कि बैटरी कितने वोल्ट तक डाउन होनी चाहिए, तो कंट्रोलर में भी एक लो कट ऑफ होता है एंड हाई कट ऑफ भी होता है। तो मिनिमम वो वोल्टेज तक कंट्रोलर चलेगा, उसके बाद में कंट्रोलर फंक्शनिंग ऑफ कर देगा। एंड हाई कट ऑफ किस लिए चाहिए? क्योंकि वोल्टेज रेंज जो है, अगर आपका 48 वोल्ट का कंट्रोलर है, उसको 60 वोल्ट लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर मोटर के हेल्थ के लिए खराब है। तो आपका फिर मोटर को मिसगाइड करना होगा, कंट्रोलर 60 वोल्ट का लगाना होगा, तभी आपको 60 वोल्ट पे यूज कर सकते हैं। मोटर को ब्रेन नहीं है, मोटर को ब्रेन नहीं है, ब्रेन किसको है? कंट्रोलर को है, तो कंट्रोलर डिसाइड कर लेता है। कंट्रोलर के बारे में क्लियर? ठीक है, कंट्रोलर का फंक्शन है मोटर को ऑपरेट करना, बाकी जो आपको फंक्शनिंग चाहिए उसके लिए वो सेंट्रलाइज। ठीक है सर, तो ये कंट्रोलर में इतना सारा मदरबोर्ड, बूस्ट कंट्रोलर, लो कट ऑफ एंड हाई कट ऑफ, ये सब एक ही कंट्रोलर में सेटअप होके आ रहता है ना? हाँ, ओके। हेलो सर, 250 वॉट्स के लिए 250 वॉट का ही कंट्रोलर चाहिए? हाँ, 250 वॉट के लिए 250 वॉट का एक कंट्रोलर, 350 वॉट का नहीं चलेगा? 350 वॉट का चलेगा। मोटर में थोड़ा सरप्लस डिजाइन किया होता है, लेकिन वो आप सपोज कल मैंने एग्जांपल दिया था, आप रेगुलर 2 रोटी खाते हो, कभी कभी 4 खा सकते हो ना, मैक्सिमम सरप्लस थोड़ा रखा होता है।
मैक्सिमम कितने वॉट्स तक मोटर सस्टेन कर सकता है? वो डिपेंड करता है, वो कंपनी ने क्वालिटी क्या बनाया है, वाइंडिंग कैसा किया है। अभी चाइना में जनरली क्या है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए वो ज्यादा बफर नहीं रखते इन जनरल कितने वॉट्स के लिए हम लोग मैक्सिमम कंट्रोलर उतने वॉट्स लगा सकते हैं? जैसे अगर 250 वॉट्स का मोटर्स ले लिया तो इसमें मैक्सिमम कितने वॉट्स का कंट्रोलर हम लोग लगा सकते हैं? 10 to 10% आप मैक्सिमम पकड़ के चलिए। 10 to 20%। उससे ज्यादा का लगाएंगे तो क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा, मोटर गर्म होगा, गर्म होके खराब हो सकता है, या फिर लाइफ कम होगा मोटर का। चलेगा, मोटर कभी ना नहीं बोलेगा आपको, वो पूरा ये होने तक। अब मोटर का वही खासियत है, पूरा जलने तक वो ना बोलेगा ही। सर कंट्रोलर का रिकमेंडेशन क्या है सर? तो कंट्रोलर शुड बी ऑलवेज लेस देन द मोटर वाट्स और हायर? नहीं, दोनों मैच चाहिए ना। 2000 वॉट का मोटर है तो 2000 वॉट का कंट्रोलर चाहिए। अगर हायर आप 2200 तक जा सकते हैं, लेकिन आपने 3000 वॉट का कंट्रोलर लगाओगे तो मोटर का रिस्क बढ़ गया। आपने कम कैपेसिटी का यूज किया तो मोटर का सेफ्टी बढ़ गया। अगर आप 2000 वॉट का मोटर है और 1500 वॉट के कंट्रोलर के साथ में चला रहे हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने 2000 वॉट का मोटर है और 3000 वॉट का कंट्रोलर से चलाया तो क्या होगा? मतलब एक पाइप का फ्लो रहता है और हम वॉल बड़ा वॉल डाल दिया, हाँ, तो प्रेशर है। हाँ, प्रेशर नहीं रहेगा, मतलब वो ओपन हो जाएगा ना। हाँ, प्रेशर नहीं रहेगा तो सेफ्टी है ना। लेकिन आपने कंट्रोलर बड़ा डाल दिया, क्या होगा? प्रेशर ज्यादा नहीं है, प्रेशर ज्यादा होगा। तो जैसे हाई बीपी होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है ना। हाँ सही। क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर बढ़ गया तो ब्रेन में जो नर्व्स है छोटे छोटे वो फट जाते हैं, फिर वहां पे क्लॉटिंग होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। क्यों? प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर यानी करंट फ्लो, आपका फ्लो बढ़ गया तो क्या होगा? करंट या वोल्टेज दोनों कोई भी बढ़ गया तो आपका फ्लो बढ़ गया ना। तो कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा then। हाँ, वायर को लोड आएगा, गर्म जलेगा। जल्दी होगा। जैसे हाई बीपी हुआ, बीपी हाई होने के बाद में ज्यादा गर्म हो जाता है ना दिमाग, बराबर है ना? इंजन गर्म दोनों होता है। कोरिलेटेड है ना। इधर आपको गुस्सा आया तो हाई बीपी हो सकता है, या हाई बीपी हो गया तो गुस्सा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो कंट्रोलर शुड बी ऑलवेज लेस इज कंट्रोलर शुड बेस्ट, बी इक्वल और लेस इक्वल और लेस। हाँ, तो मतलब सर कंट्रोलर के लिए दो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, बैटरी और मोटर दोनों। हाँ, नहीं, बैटरी का रिलेशन नहीं आता है। मोटर कंट्रोलर सिलेक्ट कर, मोटर के हिसाब से कंट्रोलर सिलेक्ट करना है। बैटरी का कुछ नहीं है। हाँ, बैटरी का भी मैं बैटरी में बता दूंगा आपको, बैटरी का भी है। हाँ नीरव जी। सर इसमें जो आपने बोला कंट्रोलर में डिस्प्ले द स्पीड्स एंड बाकी सब ऑप्शंस रहते हैं कट ऑफ के और कन्वर्टिंग वोल्ट वाले, तो सब कन्वर्टर में रहते हैं? मतलब छोटा कन्वर्टर भी कोई भी लो या बड़े से बड़ा लो, उसमें सब फीचर्स रहते हाँ, हैं? जब बेसिक व्हीकल के रिक्वायर्ड फंक्शन सब होते ही है उसमें। मतलब आपको एंटी थेफ्ट लगाने का एक कनेक्शन आएगा, जैसे स्कूटर का आप लेंगे तो एंटी थेफ्ट का कनेक्शन आएगा, ब्रेक लीवर्स का आएगा, देन आपको कुछ कंट्रोलर में वोल्टेज आउटपुट भी आता है। मतलब ये सब ऑप्शंस रहते हैं? मतलब बाइक में मोटर ऐड का करना आउटपुट है आएगा, हॉल सेंसर का वायर आएगा, बैटरी का आउटपुट वायर आएगा, स्विच का आउटपुट वायर आएगा, स्पीडोमीटर का आउटपुट वायर आएगा। ये कॉमन कनेक्शन है कंट्रोलर में। इन कुछ कंट्रोलर में जैसे बाइसिकल में आप पैडल असिस्ट यूज करना है तो फिर उसके लिए पैडल असिस्ट का अलग कनेक्शन निकलेगा, तो वो स्पेसिफिक कंट्रोलर हो गया। जितना हम एक्सेसरीज ड्यूअल मोड कंट्रोलर भी यूज करते हैं, जैसे 48 वोल्ट, जैसे बाइसिकल के लिए एक 3648 वोल्ट का कंट्रोलर है, तो उसमें आप अगर बैटरी वोल्टेज डिटेक्ट कर लेता है वो, और 2 सॉफ्टवेयर होता है तो वो प्रोग्राम वो रन कर लेगा 36 का, तो हाई कट ऑफ लो कट ऑफ उस हिसाब से सेट करेगा। अगर आपने 48 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है तो वो प्रोग्राम वो वोल्टेज को रीड करके प्रोग्राम को चेंज कर देता है। ओके, देन कुछ कंट्रोलर में ऑटो लर्निंग होता है, तो मोटर का जो सीक्वेंस है
तो उस सीक्वेंस के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है एंड फेज जो है मैचिंग वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है कि क्या होना चाहिए पोजीशन के हिसाब से। तो ऑटो लर्निंग का वायर होता है, वो कर देंगे तो मोटर के साथ में ऑटोमेटिक मैच हो जाता है, ऑटोमेटिक लर्न कर लेता है मोटर को। अगर लर्न नहीं किया है तो क्या होगा, परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं आएगा। सर ऑटो लर्निंग है तो फिर हॉल सेंसर की जरूरत पड़ेगी? हॉल सेंसर से डिटेक्ट करेगा ना। अच्छा, हाँ हाँ। ऑटो लर्निंग यानी आप दोनों को मतलब कॉम्बिनेशन पेयरिंग प्रॉपर कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब जैसे अभी समझो कहीं पे आप दो चीजें अगर मैच करते, समझो मोबाइल है, मोबाइल का कवर है, तो वो फिट होने के लिए प्रॉपर साइज का रहेगा तो प्रॉपर फिट होगा। अगर नहीं है तो क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करके उसको फिट करते हैं। तो वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होना एंड मैन्युअली एडजस्टमेंट करना, ये दो चीजें आ जाती है। अभी ये कहाँ पे जरूरी पड़ता है, समझो आपका जैसे 3 हॉल है ए बी सी, अभी सिग्नलिंग जाते समय ए बी सी जाना चाहिए तो कौन से डायरेक्शन में घूमेगी, क्लॉकवाइज, और सी बी ए गया तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आपने ए सी बी दिया तो सिग्नल तो रुक जाए, घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं, मोटर स्टक हो जाएगा, हमिंग करेगा, मोटर घूमेगा नहीं। तो वो ए सी बी का जो ये है तो कंट्रोलर रीड कर लेता है, ये ए सी बी में है तो वो चेंज कर लेता है फ्रेज का सीक्वेंस। तो ये केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उसमें ऑटो लर्निंग नहीं है तो आपको मैन्युअली ट्राई करना होगा कि ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी। और ऑटो लर्निंग रहेगा तो कलर टू कलर जो वायर आपने कनेक्ट किया है वो मैच हो जाएगा। लेकिन अगर ऑटो लर्निंग नहीं है और मोटर नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना होगा, फिर फेज को इंटरचेंज करके मैच करना होगा। फिर इंटरचेंज करके मैच करेंगे तो फिर मोटर स्मूथली चलने लगेगा। क्लियर? सर रिवर्स करना हो तो? हाँ, तो अभी सी भी ये करना होगा तो उसके लिए वो अलग से कोई कनेक्शन होगा उसमें? नहीं, फेज सीक्वेंस चेंज करके भी कर सकते हैं, या फिर रिवर्स, अगर व्हीकल में रिवर्स यूज करना है तो उसके लिए फिर स्विचिंग आता है कि रिवर्स गियर जैसा आप यूज करते हैं तो रिवर्स स्विच दबाएंगे तो गाड़ी रिवर्स चलेगी। ओके। लेकिन मोटर का परमानेंट डायरेक्शन चेंज करना है तो फिर आप फेज सीक्वेंस चेंज करके कर सकते हैं। ओके, ए टू सी, सी टू ए। हाँ, ए टू सी, सी टू ए करके कर सकते हैं। सर मेरा थोड़ा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, ऑटो रिक्शा को अगर फॉर एग्जांपल बोथ टायर में हम लोग हब व्हील लगाया, हाँ, फिर इसके लिए दोनों टायर में हब व्हील लगाया और उसके लिए कंट्रोलर एक ही से हो जाएगा, नहीं तो दो नहीं, दो चाहिए? कंट्रोलर लगेगा। दो कंट्रोलर लगेगा, दोनों मोटर का किलोवाट कितना, वाट्स कितना है उतना ही कंट्रोलर लगेगा। हाँ, आप थ्रोटल कॉमन कर सकते हैं, एक्सेलरेटर जो है वो कॉमन कर सकते हैं। कंट्रोलर में ये एक फंक्शन आता है थ्रोटल का सिग्नल। अभी थ्रोटल कैसे वर्क करता है, थ्रोटल वर्क करता है 0 to 5 वोल्ट वेरिएशन पे। ओके ओके। 0 to 5 वोल्ट में रेजिस्टेंस उसका वेरी हो जाता है तो 0 to 5 वोल्ट वेरिएशन हो जाता है। तो उसमें पोटेंशियोमीटर होता है, रेजिस्टेंस वेरी करके वोल्टेज वेरी किया जाता है। और कंट्रोलर को स्पीड जो कंट्रोल होता है तो वो 0 to 5 वोल्ट वेरिएशन में कंट्रोल होता है। तो फॉर एग्जांपल चाहिए ना आपको। एक मिनट सर, फॉर एग्जांपल दोनों व्हील्स के लिए एक को 2000 वाट्स है और कंट्रोलर हम लोग 4000 कंट्रोलर लगा के दोनों को शेयर नहीं कर सकते? नहीं, अभी इसमें क्या होगा, आपने अगर शेयर कर दिया, अभी कभी कभी क्या हो जाएगा कि मोटर आपका एक स्टक हो गया, हाँ, तो वो डिमांड ज्यादा करेगा। ओके। कंट्रोलर का कैपेसिटी अगर 4 किलोवाट देने का है तो वो 4 किलोवाट एक मोटर को भी दे सकता है ना, अगर उसने डिमांड किया। समझो आपके जेब में 10,000 रुपए है, 2 दोस्त मिले, आपने डिसाइड किया था कि घर से मैं 5-5 हजार दोनों को दे दूंगा। लेकिन उधर जाने के बाद एक ने बोला कि नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 8,000 दो या 10,000 दो, तो आप दे सकते हो ना। हाँ, बराबर है। यस सर, ठीक है, वो बात ठीक है सर। लेकिन दोनों कंट्रोलर दोनों मोटर के लिए सेपरेट लगाए तो
एक व्हील में ज्यादा लोड है तो उसको पिकअप करने के लिए थोड़ा मोटर के लिए ये हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? लोड बढ़ेगा ना, एक साइड में ज्यादा लोड बढ़ेगा, एक साइड में लोड नहीं है तो मोटर घूमने के लिए भी ज्यादा ये हो जाएगा, टॉर्क बढ़ेगा। तो जैसा डिफरेंशियल वर्क करता है, दो कंट्रोलर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंशियल हो गया। दोनों को अपने आप ट्यून करेगा। सेपरेट ब्रेन मिल गया ना उसको। दोनों को सर वायर से सर सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा या दोनों अलग ही रहेंगे? कंट्रोलर दोनों बैटरी से दो कनेक्शन निकले, दो कंट्रोलर को गए, दो कंट्रोलर ओके। पर एक कंट्रोलर को पता नहीं है कि वो उधर कनेक्ट है और वो कंट्रोलर को वो पता नहीं है कि इधर कनेक्ट हो। दोनों का अलग अपना अपना सिस्टम। ओके। हेलो सर। तो इंडिपेंडेंट हो गए, दोनों व्हील इंडिपेंडेंट हो गए। उसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है वैसा वो रिस्पॉन्ड करेगा। वो आगे बाजू के व्हील वाले का रेफरेंस नहीं लेगा। ओके। और आप अगर एक कंट्रोलर यूज करते हैं तो वो हमेशा बाजू के व्हील वाले का रेफरेंस लेगा। ओके सर। सर ये कंट्रोलर चार्ज कंट्रोलर भी है बैटरी के लिए? चार्ज। हेलो सर। हाँ, मतलब जो बैटरी तो सेम ही रहेगा ना दो कंट्रोलर के बीच? हाँ, बैटरी सेम भी रख सकते हैं या दो भी लगा सकते हैं। अभी इसमें थ्रोटल कॉमन कर सकते हैं, एक्सेलरेटर जो है, क्योंकि एक्सेलरेटर का काम क्या है, 0 to 5 वोल्ट वेरी करना। तो वो 0 to 5 वोल्ट एक कंट्रोलर को भी वेरी कर सकते हैं, दो कंट्रोलर को भी वेरी कर सकते हैं। वो करंट तो नहीं दे रहा है ना, ताकि करंट लिया तो हाफ हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज वेरिएशन है। तो वोल्टेज वेरिएशन दोनों को कर सकते हैं। या आपने 4 कंट्रोलर लगाया और एक एक्सेलरेटर लगाया तो भी चलेगा, लेकिन इंडिविजुअल मोटर को सर बैटरी तो मतलब बैटरी दोनों की अलग अलग रखनी पड़ेगी। आता हूँ मैं, बैटरी सेक्शन पे आऊंगा तो समझ जाएगा। ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है सर? एक हाँ, अभी मोटर एंड कंट्रोलर रिलेटेड है, उतना ही पूछ लीजिए। बैटरी रिलेटेड कंट्रोलर किस में गिनते हैं? मींस वी हैव टू यानी डिमांड वॉट में करेंगे या एम्पियर में? वॉट में, वॉट एंड एम्पियर दोनों में कर सकते हैं। यानी मुझे 250 वाट का वोल्टेज मिला तो एम्पियर निकलता है, एम्पियर और वॉट मिला तो वोल्टेज निकलता है। हाँ, बट जनरली किस में यानी मांगते? बाजार में, मार्केट में भी मैं गया तो कंट्रोलर मुझे चाहिए तो वैट में मांग। ठीक। ट्यूबिंग में सर, ट्यूबिंग में किस तरह है वो कंट्रोलर? वो सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये आपने थ्रोटल का बताया 0 to 5 वोल्ट, तो आप क्या वो डिटेल में बताएंगे वो क्या होता है? हाँ, उसके अंदर भी एक हॉल सेंसर होता है। जैसे आपका उस पे वेरिएशन आएगा, रेजिस्टेंस वेरी होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस कैसे वेरी होता है, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है और मैग्नेटिक स्ट्रिप के सामने वो हॉल सेंसर घूमेगा तो उसका वोल्टेज वेरी होता है, रेजिस्टेंस वेरी होता है। ओके, क्लियर? वो रेजिस्टेंस वेरी होने की वजह से आपका वोल्टेज वेरी हो जाता है। रेडियो में बटन आता है, हाँ, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का बटन कैसे आवाज कम ज्यादा करता है? ओके, पोटेंशियोमीटर तो सेम है। और आप थ्रोटल की जगह पोटेंशियोमीटर लगा देंगे तो भी चलते। ओके ओके, ठीक सर। और सर उसमें भी ऐसा होगा चाहिए, और या फिर आपको ऑटोनॉमस व्हीकल करना है या फिर बाकी कुछ ऑटोमेटिक डेवलप करना है, तो जो आपका सर्किट रहेगा उसमें से PWM सिग्नल देंगे 0 to 5 वोल्ट वेरिएशन, तो थ्रोटल का काम करेगा। ओके ओके, ठीक सर। एक कंट्रोलर से जुड़ा हुआ सवाल था। हाँ, मैंने कई जगह देखा है, जैसे वीडियोस में बहुत सारे लोग जब किट ऑर्डर करते हैं तो उसमें एक मोटर होता है, कंट्रोलर होता है, एक थ्रॉटल होता है, उसके अलावा एक 48 to 12 वोल्ट या 72 to 2 वोल्ट 12 वोल्ट का एक कन्वर्टर भी साथ में आता है। तो वो कन्वर्टर बेसिकली जो वो कहते हैं कि भाई ये किसी भी 12 वोल्ट, क्योंकि नॉर्मली हमारी जो बल्ब होते हैं और दूसरे अलाइड इक्विपमेंट होते हैं बाइक या टू व्हीलर के, सारे बोर्ड 12 वोल्ट पे चलते हैं, लेकिन हमारी बैटरी 48 वोल्ट की है, तो इसलिए एक कन्वर्टर सेपरेटली दिया जाता है। तो मेरा यही सवाल था कि क्या उस जो हमारा कन्वर्टर है, उस कन्वर्टर को हम कंट्रोलर में ही इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, उसको सेपरेट लगाने की क्या जरूरत है? क्या होगा, समझो कन्वर्टर का आपका सिस्टम खराब हो गया कंट्रोलर में, तो आपको पूरा कंट्रोलर रिप्लेस करना होगा, इसीलिए वो सेपरेट रहेगा तो बेटर है। क्योंकि आपका समझो कन्वर्टर 300 रुपए में आ रहा है और कंट्रोलर 3000 का है,
तो 300 के फॉल्ट के लिए आप 3000 का रिप्लेस क्यों करना है? और आपका जो लाइटिंग का रिक्वायरमेंट है, समझो कोई व्हीकल में 15 एम्पियर का चाहिए, कोई व्हीकल में 20 एम्पियर का चाहिए, कोई व्हीकल में कन्वर्टर 10 एम्पियर का चाहिए, तो कंट्रोलर में अगर 20 एम्पियर का हाईएस्ट करके देंगे तो कॉस्टिंग और बढ़ेगा। तो जैसा रिक्वायरमेंट है कन्वर्टर आप अलग से लगा सकते हैं, जिसको जैसा रिक्वायर्ड है। जैसे अभी समझो नॉर्मल 2 व्हीलर में 10 एम्पियर तक का चलता है, 3 व्हीलर में आपको 15-20 एम्पियर का चाहिए, कार में जाएंगे तो वो और ज्यादा कैपेसिटी का 50-60 एम्पियर तक का चाहिए। तो जैसा रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप कन्वर्टर चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आपने समझो आज 2 व्हीलर में जो लोड आपने दिया 10 एम्पियर का चलता है, लेकिन कल आपने 2 व्हीलर में और कोई एडिशनल इक्विपमेंट लगा दिया, समझो एडिशनल लोग लाइट लगाते हैं, बड़े हॉर्न लगाते हैं, या फिर और कुछ आपने ऐड कर दिया, अभी आपका 10 एम्पियर की जगह 20 एम्पियर का रिक्वायरमेंट आ गया, तो कंट्रोलर से कैसा करोगे? कंट्रोलर नहीं देगा। हाँ, तो कंट्रोलर रिप्लेस करने से या उसको मॉडिफाई करने से, हाँ आपका स्पेसिफिक ऑर्डर है कि आपने बताया कि मुझे 10 एम्पियर का आउटपुट वोल्टेज कंट्रोलर से ही करके दे दो 12 वोल्ट में, तो कंट्रोलर से होता है, लेकिन फिर उसमें आपको वेरिएशन कुछ करते नहीं आए। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रोलर में वोल्टेज आउटपुट आता है, 5 वोल्ट का भी आता है, 12 वोल्ट का भी आता है, तो वो उसी के लिए होता है, ताकि आप जो आगे एक्सटेंडेड इक्विपमेंट चलाने तो वो उस वोल्टेज वाले उसमें चला सके। क्लियर? सर कंट्रोलर में मॉस्फेट की जो संख्या होती है वो वोट के आधार पर होती है मोटर के? हाँ, करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, करंट रिक्वायरमेंट के आधार पर। क्योंकि वोल्टेज एंड वॉट आपको मिल जाता है तो करंट रिक्वायरमेंट पता चलता है, करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉस्फेट डिजाइन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉस्फेट यूज करना पड़ता है। क्योंकि आप अगर समझो जनरल मॉस्फेट 5 एम्पियर 6 एम्पियर में अगर बन रही है, 5 एम्पियर में है, और आपका अगर वहां पे 20 एम्पियर का मॉस्फेट यूज करने जाएंगे तो उसका प्राइस 10 टाइम्स बढ़ जाएगा हायर कैपेसिटी वाला मॉस्फेट लेने के लिए। तो उससे बेटर है कि 5 एम्पियर वाले 4 यूज करो, तो 4 टाइम प्राइस में काम हो गया। मींस कंट्रोलर में जो मॉस्फेट की संख्या होती है वो एम्पियर के आधार पर होती है? एम्पियर के आधार पर होती है। ठीक है, हाँ ठीक है। ये सर कन्वर्टर समझ में आया, थ्रोटल समझ में आया, ब्रेक लीवर समझ में आया, मोटर एंड कंट्रोलर समझ में आया। ठीक है, अभी बचा है इंपॉर्टेंट एक पार्ट, बैटरी। सर ब्रेक लीवर नहीं समझ में आया। ब्रेक लीवर में सिर्फ स्विच होता है, वो स्विच दबाया तो कंट्रोलर को समझ में आता है कि ब्रेक ऑपरेट हो रहा है, ब्रेक ऑपरेट हो रहा है तो वो पावर मोटर का फंक्शनिंग ऑफ कर देता है। रीजनरेशन का डिसीजन कंट्रोलर ही लेगा? उसके लिए दो ब्रेक सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। एक लो लेवल ब्रेक होता है, लो लेवल ब्रेक सिर्फ आपका पावर कट ऑफ करेगा, मतलब फंक्शनिंग ऑफ करेगा, एंड एक हाई लेवल ब्रेक होता है। हाई लेवल ब्रेक में आपको 12 वोल्ट का इनपुट देना होगा, 12 वोल्ट का इनपुट देंगे तो वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑन करेगा, तो उसमें से वो वोल्टेज को बूस्ट करके फिर बैटरी को देगा। तो ये सुविधा सभी कंट्रोलर में रहती है या वैसा हम लोग को लेना पड़ता है? सभी कंट्रोलर रीजनरेटिव नहीं होते, मतलब बूस्ट करने वाले, वो रिटर्न आपको सप्लाई दे देंगे बैटरी को, लेकिन बैटरी का वोल्टेज से हायर वोल्टेज नहीं बना पाएंगे। ओके, तो स्पेसिफिकली हम लोग को मंगाना है कि मुझे रीजनरेटिव कंट्रोलर रीजनरेटिव कंट्रोलर चाहिए, स्पेसिफिकली आप बताएंगे तो वो मिल जाएगा। ओके, ठीक है। और सर इसी रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है, और सर आपने कहा ब्रेक में भी 2 टाइप होते हैं, एक लो एंड ब्रेकिंग और एक हाई एंड ब्रेकिंग। तो रीजनरेटिव वाला अगर कुछ किसी को चाहिए होगा तो क्या ब्रेक का हार्डवेयर भी चेंज होगा या क्या? नहीं, रीजनरेटिव यानी जैसे अभी स्पेसिफिक कंट्रोलर, जैसे अभी मोटरसाइकिल के साथ में हम लोग जो दे रहे किट में, तो वो रीजनरेटिव साइन वेव कंट्रोलर है, वो बाय डिफॉल्ट बनाया वैसा है। ओके। और जनरली जो कंट्रोलर आते हैं वो रीजनरेटिव नहीं है, जितने कंट्रोलर मार्केट में है वो रीजनरेटिव नहीं है, तो उससे आपका ब्रेकिंग से गाड़ी चार्ज नहीं होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगा। ओके। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ब्रेक का हार्डवेयर है, ब्रेक का, वो आपने बताया ना कि एक लो एंड ब्रेकिंग होती है और एक
हाई एंड कनेक्शन दो होता है ना, एक में आपको नेगेटिव के साथ आप अटैच कर दोगे तो लो लेवल ब्रेक आ गया, और हाई लेवल ब्रेक ऑपरेट होता है आपका 12 वोल्ट पे। तो 12 वोल्ट का सप्लाई कंट्रोलर को दोगे तो लो हाई लेवल ब्रेक ऑपरेट होगा। मतलब दोनों के कनेक्शन अलग अलग निकलते हैं कंट्रोलर से। अच्छा ठीक, तो मतलब अगर हमारा कंट्रोलर रेगुलर वाला हुआ तो एक ब्रेक से जो वायर निकलेगा वो ऐसा ही पड़ा रहेगा आइडल। सब में हाई लेवल ब्रेक नहीं होता है, रीजनरेटिव कंट्रोलर में हाई लेवल ब्रेक दिया जाता है। ओके ओके ठीक या सर, फिर नॉर्मल इसमें भी दिया जाता है, लेकिन रीजनरेटिव में वो कंपलसरी होता है। ओके ओके ठीक सर। सर मैं नॉर्मल इसमें हाई लेवल ब्रेक इसलिए यूज होगा क्योंकि जो रेजिस्टेंस मतलब उसमें से ईएमएफ जो जनरेट होगा तो वो सप्लाई लेना शुरू करेगा तो वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, तो ब्रेकिंग थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक लगेगा। ओके सर। हेलो ओके सर। हाँ सर अगर BLDC मोटर लगानी है तो उसके लिए 2 कंट्रोलर लगेंगे, लेकिन टोटल तो एक ही लगेगा। हाँ टोटल एक यूज कर सकते हैं। दोनों कंट्रोलर का सिंक्रोनाइजेशन कैसे रहेगा? सिंक्रोनाइजेशन उसको सिंक्रोनाइज करना ही नहीं है ना। फिर एक व्हील का स्पीड अगर मैक्सिमम रहेगा और सेकंड व्हील स्किप करेगा तो? हाँ कल का सेशन अटेंड नहीं किया आपने? किया ना। हाँ तो BLDC मोटर का बाय डिफॉल्ट नेचर है, जैसा उसके ऊपर लोड बढ़ता है वो ऑटोमेटिकली आरपीएम को ड्रॉप करता है, जैसा लोड कम होता है ऑटोमेटिकली आरपीएम को बढ़ा देता है। ये BLDC मोटर का नेचर है, वो सिंक्रोनस मोटर में नहीं होता है। सिंक्रोनस मोटर में स्पीड फिक्स रहेगा, आपका टॉर्क कम ज्यादा भी हुआ तो भी स्पीड फिक्स रहेगा। वैसा BLDC मोटर में टॉर्क जैसा चेंज हुआ वैसा आरपीएम चेंज होता है, तो इसीलिए उसको गियर बॉक्स की जरूरत नहीं है। वो टॉर्क का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, आरपीएम कम करके टॉर्क बढ़ा देता है, और वही काम गियर बॉक्स करता है, इसीलिए BLDC मोटर को गियर बॉक्स की जरूरत नहीं है। और यही नेचर की वजह से डिफरेंशियल एक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। सर और एक क्वेश्चन है। हाँ सर अभी हम लोग गाड़ी में अगर आपका किट लगा के हब मोटर चलाया, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल में चलाया सर, वो फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर होने के बाद खत्म हो गया तो फिर पेट्रोल में चेंज करके हम चला रहा हूँ। फिर पेट्रोल में चेंज करके चलाने के टाइम पे कुछ बैटरी कुछ जनरेट चार्ज होगा कि नहीं है, उसमें कुछ लेने देना नहीं है? हाँ रीजनरेटिव कंट्रोलर है तो मोटर घूमेगा तो बैटरी चार्ज होगा, लेकिन उसको क्या करते हैं कि जैसा आपका लो स्पीड में अगर चार्जिंग लेते हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होता है, तो इसीलिए हम लोग सेटिंग जो करके देते हैं वो 50 किलोमीटर पर आवर एंड अबव। ओके। और दूसरा ये होता है कि जैसे आपने 40 किलोमीटर पर आवर पे ये किया तो 40 पे एक बार आपका चार्जिंग ऑन हो गया तो उसके बाद में जितना आप एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे उतना इधर करंट बढ़ेगा, गाड़ी का स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो आपका 40 का स्पीड पे समझ लो गाड़ी लॉक हो गई, उसके बाद जितना एक्सेलरेशन करेंगे गाड़ी का करंट बढ़ेगा चार्जिंग का। पेट्रोल में भी सेम है। पे रखते तो पेट्रोल पे आप 50 पे चलाएंगे तो चलाने के लिए भी सुटेबल हो गया, एंड मोटर पे लोड भी नहीं आता है, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट, तो आपका एवरेज भी ड्रॉप नहीं होगा। नहीं तो ज्यादा अगर रेजिस्टेंस चार्जिंग के लिए क्रिएट हो गया तो आपका पेट्रोल का एवरेज कम हो जाएगा। सर और एक बार बता सकते हैं? सब जैसे आप रीजनरेट कर रहे हैं, यस, तो रीजनरेशन जितने लो आरपीएम में आप रीजनरेशन लोगे तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। ओके बराबर है, जितना कम वोल्टेज में ज्यादा वॉट लेंगे तो ज्यादा करंट लगेगा ना। यस। तो उसी तरीके से हायर आरपीएम में अगर मोटर घूम रहा है तो हायर वोल्टेज जनरेट होता है। जितना आपका हायर आरपीएम है तो हायर वोल्टेज जनरेट होगा। हायर वोल्टेज जनरेट हो रहा है मतलब कम करंट जनरेट होगा तो भी ज्यादा वॉट आउटपुट निकलेगा। लेकिन अगर वोल्टेज लोअर जनरेट हो रहा है तो आपका ज्यादा पावर निकालने के लिए करंट ज्यादा जनरेट करता है, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा क्रिएट होगा। ओके बराबर है ना। ओके। तो इसीलिए जितना हायर स्पीड में आप रीजनरेशन लेंगे उतना रेजिस्टेंस कम क्रिएट होगा। ओके। तो इसलिए हम लोग उसका जो सेटिंग है कंट्रोलर में वो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रखते हैं।
तो गाड़ी जब आपका पेट्रोल पे 50 एंड अबव चल रहा है, 50 क्रॉस हो रहा है, तो रिजनरेटिव ऑन, चार्जिंग ऑन होगा, तो बैटरी चार्ज होगा। ओके सर, ओके। इसका मतलब है दूसरे पेट्रोल में हम लोग जब आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, कहीं पे डाउन हिल जा रहे हैं, जैसे आपने थ्रोटल 0 किया, चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है, तो वो केसेस में तो बैटरी चार्ज हो ही रही है। और जब पेट्रोल पे चला रहे तो अबव 50 के स्पीड में भी चार्ज होगी। ओके, बिलो 50 में तो नहीं होगा। बिलो 50 में रख सकते हैं, लेकिन वो फिर गाड़ी का एवरेज बहुत कम होगा और लोड बहुत आएगा गाड़ी पे। ओके सर, पर स्लोप में तो डाउन आने के टाइम में फिर बिलो 50 से आ गए तो वो कैसे जनरेट होगा सर फिर? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि उसको तो स्लोप का सिग्नलिंग अलग है ना, कनेक्शन अलग है ना, प्रोग्राम अलग है ना, स्लोप कंडीशन, ब्रेकिंग कंडीशन, आपका 0 एक्सेलरेशन कंडीशन, ये सब प्रोग्राम में कंडीशंस अलग अलग दिए हुए हैं ना। तो आपका रीजनरेटिव जो कंडीशन है, तो उस कंडीशन में देखो बूस्टर सर्किट क्या करेगा, उसको एक ही पता है बैटरी का वोल्टेज अगर 84 है तो मुझे 84 वोल्ट करके बैटरी को देना है। यस। ओके, अभी 84 वोल्ट अगर मोटर आपका 5 वोल्ट जनरेट कर रही है, ओके, तो 84 वोल्ट करना है तो कितना करंट लगेगा? 84 कितना होगा? व्हाट है 17 एम्पियर। हाँ, अगर 17 एम्पियर लग रहा है आपको, तो 17 एम्पियर का रेजिस्टेंस कितना क्रिएट होगा? तो 5 वोल्ट 17 मतलब 84 आपका वोल्टेज जब आएगा तो उतना मल्टीपल होने के लिए करंट कितना लगेगा, और उतना करंट लग रहा है मतलब आपका वॉट कितना, वॉट रिक्वायरमेंट बढ़ गया। जितना वॉट रिक्वायरमेंट है उसको अगर प्रोडक्शन जनरेशन में आप 60% इफिशियंसी कंसिडर करते हैं, तो इंजन पे कितना वॉट का लोड आ गया। ओके सर, ओके। ठीक है, तो उतना ज्यादा लोड, कम स्पीड में ज्यादा लोड बढ़ेगा इंजन पे। वही आप हायर स्पीड में करते हो तो मोटर का जितना रोटेशन होगा तो उतना वोल्टेज ज्यादा जनरेट होगा। जब आपका वोल्टेज ज्यादा जनरेट हो रहा है तब क्या होगा, करंट रिक्वायरमेंट कम रहेगा, और जितना करंट रिक्वायरमेंट कम है तो वो इजीली उतना वॉट का आउटपुट आपको दे देगा। ओके सर, क्लियर? तो आप करंट ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, अगर वोल्टेज कम किया तो करंट ज्यादा डिमांड करना होगा। वोल्टेज बढ़ गया मोटर का ऑटोमेटिकली तो करंट का डिमांड कम हो जाएगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलेगा रेजिस्टेंस कम होगा उसका। ओके सर, क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। लेकिन और एक ये सभी कंट्रोलर करते हैं सर? ये मैंने वही बताया ना कि रीजनरेटिव कंट्रोलर स्पेसिफिक बनाना पड़ता है, सभी कंट्रोलर नहीं करते हैं। ओके, इसका मतलब किट में जो आपको कंट्रोलर मिलेगा वो रीजनरेटिव मिलेगा, बाकी कोई भी कंट्रोलर में नहीं होता है। ओके सर, इसका मतलब इसका कंट्रोलर को भी हम लोग पेट्रोल में चलाए तो कुछ सप्लाई देना पड़ता है, इसको स्विच ऑन रखना पड़ता है? जरूरत नहीं कंट्रोलर को, हाँ स्विच ऑन रखना पड़ेगा ना आपको। पेट्रोल में जाना है, पेट्रोल में कंट्रोलर ऑन रहेगा तभी आपका प्रोसेस कर पाएगा ना। वो इसका मतलब इसका स्विच है, इसको ऑन में रखना है। हाँ, इलेक्ट्रिक का स्विच तो अलग है ना आपका, तो वो ऑन रखना है। हाँ वो ऑन रखना। हाँ वही कंट्रोलर के लिए इलेक्ट्रिकल स्विच से ही जा रहा सर, वही है। हाँ, कंट्रोलर ऑन रहेगा तभी प्रोसेसिंग करेगा ना, नहीं तो फिर वो नॉर्मल फंक्शनिंग हो जाएगा उसका। तो सर ये रीजनरेटिव कंट्रोलर फंक्शन इज टू ओनली टू रिचार्ज द बैटरी थ्रू अ मोटर, है ना सर? थ्रू ब्रेकिंग और थ्रू इंजन और थ्रू डाउनहिल। हाँ सर, नॉर्मली एमडीसी और बीएलडीसी दोनों के लिए अलग अलग कंट्रोलर है ना? हाँ, दोनों के लिए अलग अलग कंट्रोलर, दोनों के अलग अलग। हेलो सर। सर अल्टीमेटली आपने ये चीज बताया
कि अगर आपका 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, अगर आप 50 से अबो जाओगे तो आपका रीजनरेटिव चलेगा जब आप पेट्रोल पे चल रहे हो, फर्स्ट। और दूसरा, अगर आप 50 से नीचे 40 किलोमीटर पे कंटिन्यूस जा रहे हो या 30 पे कंटिन्यूस जा रहे हो, तब आपका रीजनरेटिव काम नहीं करेगा। सही सर? इंजन पे काम नहीं करेगा, यानी वो रीजनरेटिव काम नहीं करेगा। हाँ, इंजन पे नहीं करेगा, लेकिन जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक, तो हाँ, चार्ज होगा। या तो आप डाउन हिल जा रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 है, तो वहां पे रीजनरेशन होगा। ओके, अगर सर ये रीजनरेटिव में यूज नहीं करता हूँ, नॉर्मल ये यूज करता हूँ, और सिटी में अगर मान लो मैं 50 किलोमीटर में घूमता हूँ हाँ नॉर्मली, और मैं रीजनरेटिव लेता हूँ, तो नॉर्मली मुझे कितना बेनिफिट होगा उसमें? नहीं समझा मैं। एक में रीजनरेटिव कंट्रोलर ले रहा हूँ, एक में मैं रीजनरेटिव कंट्रोलर नहीं ले रहा हूँ, और 50 किलोमीटर में सिटी में घूम रहा हूँ, तो 50 के अबव नहीं जा रहे। 50 से अबव मैं जाऊंगा ही नहीं, सिटी में, सिटी के पर्पज के लिए। ब्रेकिंग एंड जो डाउन हिल का आता है या हाँ, 0 एक्सेलरेशन होने के बाद आता है, हाँ, वो हाँ। 5 to 12% बैटरी आपका फिर से चार्ज होता है। तो फिर इस केस में मुझे रीजनरेटिव कंट्रोलर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सिटी एप्लीकेशन के लिए? लेंगे तो बेटर ही है ना, क्योंकि रीजनरेटिव सिर्फ आपका इंजन से नहीं हो रहा है ना, ब्रेक से भी हो रहा है। ब्रेक का फायदा है। एक्सेलरेशन 0 किया तो चार्जिंग स्टार्ट हो गया ना, जो हाँ। मोमेंटम आया है, तो आप मैकेनिकल ब्रेक जो दबाने वाले, या फिर कभी कभी क्या होता है, स्पीड ब्रेकर हमें सामने दिखता है, तो हम पहले एक्सेलरेशन कम कर देते हैं। ओके, बराबर है। तो वहां तक का जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए भी पावर जनरेट हो रहा है ना। ओके, तो वो इलेक्ट्रिकल ब्रेक के भी पर्पस के लिए यूज होगा, इलेक्ट्रिकली ब्रेक होगा वो। ब्रेक दबाएंगे तो ज्यादा जनरेट होगा। हाँ, कि ब्रेकिंग अप्लाई हो रहा है। ब्रेक नहीं दबाएंगे, ऐसा भी आपने एक्सेलरेशन 0 किया तो भी जो मोमेंटम आया उसमें भी जनरेट होता है ना। हाँ, तो वो थोड़ा ब्रेक करेगा मोटर। हाँ, जैसा इंजन रेजिस्ट करता है, जैसे आपने एक्सेलरेशन छोड़ दिया तो इंजन से गाड़ी स्लो हो जाती है, थोड़ा पीछे खींचता है। एक्सेलरेशन छोड़ा और क्लच दबा के रखा तो गाड़ी फ्री हो जाएगी। बराबर है ना। तो इसीलिए वो रीजनरेशन भी सेफ्टी है, कि जैसे आप कहीं पे डाउन हिल जा रहे, घाट सेक्शन है एंड नीचे आप उतर रहे और मोटर का कोई लोड ही नहीं है, तो क्या होगा, पूरा लोड आपका ब्रेक पे आएगा ना। तो जैसा इंजन रेजिस्ट करता है उसी तरीके से मोटर ने भी कंट्रोल करना चाहिए ना थोड़ा बहुत। ओके, आप जैसे समझो घाट सेक्शन में नीचे जा रहे हैं तो आप गियर कम करते हैं ना, क्यों? ताकि इंजन का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ब्रेकिंग ज्यादा अप्लाई ना करना पड़े। तो उसी तरीके से आपके पास अगर ये ब्रेकिंग टच होने के बाद में मोटर भी कंट्रोल कर रहा है, एंड नहीं भी टच करते, एक्सेलरेशन 0 किया है तो भी मोटर कंट्रोल कर रहा है। ओके, दोनों तरफ फायदा है। हाँ, तो रिजेनरेटिव यूज करना बेटर है। एंड प्लस रिजेनरेटिव जो है वो आपका साइन वेव कंट्रोलर है, तो इफिशियंसी ज्यादा मिलेगा। ओके, ठीक है सर। रीजनरेटिव में हम ऐसा सिस्टम आता है कि इसको चार्जिंग कर रहा हो तो कर सके, नहीं कर रहा तब नहीं कर सके। हाँ, वो पहले से सेटिंग करके रख सकते हैं ना। मान लो जैसे सिटी में चलाना है, 30 की स्पीड से ही चलना है, तब हम इसको करें कि भाई सिटी में इतने टाइम रिचार्जिंग ना हो। नहीं, 30 में रेकमेंड नहीं करते हैं ना चार्जिंग करो करके, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा। 30 के स्पीड में अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं तो फिर रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा ना। 30 के स्पीड में चार्जिंग नहीं करना है हमको, सिटी में बंद रखना है पूरे दिन। होगा ही नहीं, आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलर में ऑलरेडी करके दिया है हमने कि 50 के ऊपर ही चार्ज होगा। अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक सेट ही कर देता है ना। हाँ, अच्छा ठीक है सर। क्या हम 5 या 3-4 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं? हाँ ठीक है। अभी कितना हुआ? 9:40, 9:25। हाँ सर, 9:25 है, 9:30 को आएंगे। 9:30 9:35 को आते हैं। हाँ, 9:35 का ब्रेक ले लीजिए। ओके, सही है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो किसी को डिनर करना है तो लेके आ सकते हैं तब तक प्लेट।
या फिर रेडी मिल रहा है तो किसी को बनाना है तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, फिर 10 मिनट बाद हम स्टार्ट करेंगे मीटिंग। ओके।